हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 वॉल्यूम मिलते हैं हमें, जिसमें से एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, तो हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जो बेसिक टर्म्स आएंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में उनका क्या मतलब होगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। हमने 11th क्लास में माइक्रो पढ़ा होगा आपने। अब क्लास 12 में हमारे पास आ जाता है मैक्रो। सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इसके माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस और इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों है इसे पढ़ने की, हम वो सब कवर करने वाले हैं। तो बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बच्चे, उसमें टर्म आती है मैक्रोस। ये ग्रीक टर्म है मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? लार्ज। मैक्रो का मतलब हो गया लार्ज। लेकिन यहाँ जब हम इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को जब हम कंसीडर करते हैं, इकोनॉमिक्स में जब हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी को ही स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंडर, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर कर लेंगे। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप देखो बच्चे, तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है विच स्टडीज, जो क्या स्टडी करती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। पूरी इकोनॉमी के से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होगी उनको स्टडी करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में जब आप बेरोजगारी से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप डेटा पढ़ते हो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कि कितने परसेंट लोगों के पास काम नहीं है करने को, या आप इससे रिलेटेड स्कीम्स भी पढ़ोगे। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली होंगी लोगों को रोजगार देने के लिए, या जो भी फ्यूचर पॉलिसीज या प्लानिंग्स होंगी गवर्नमेंट की, वो सब आप स्टडी करते हो। कहाँ स्टडी करते हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो सब स्टडी करते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं। किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, किसी एक बिजनेस यूनिट की बात नहीं हो रही है, किसी एक इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है। यहाँ हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? पूरी इकोनॉमी को कंसिडर कर रहे हो आप। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब माइक्रो और मैक्रो के बीच का कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार हम माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस स्टडी करेंगे, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। आपने बच्चे क्लास 11 में माइक्रो पढ़ लिया, तो ये क्लास 11 से आप रिलेट कर पाओगे यहाँ जो जो टर्म्स यूज होंगे उनको, और क्लास 12 में आप मैक्रो पढ़ने वाले हो, तो ये सब आप रिलेट कर पाओगे कि अभी तक आपने जो पढ़ा माइक्रो में वो क्या था और मैक्रो में वो कैसे आपको हेल्प करने वाले हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट है। आपने इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है। एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन और स्मॉल ग्रुप और अ बिजनेस, किसी इंडिविजुअल के लेवल पर जब आप इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो तो उसको माइक्रो बोलते हैं, और जब आप इकोनॉमी के लेवल पर किसी कंट्री के इकोनॉमिक को स्टडी करते हो तो आप मैक्रो में स्टडी कर रहे हो उसको। माइक्रो क्या बोलता है कि जो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होंगे ना वो कांस्टेंट होंगे, और मैक्रो क्या बोलेगा? मैक्रो बोलता है कि माइक्रो के जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो क्या मानकर चल रहे हैं कि माइक्रो वाले कांस्टेंट है। हम बड़े लेवल पे चीजें पढ़ रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजों पे नहीं जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो में आपने क्या पढ़ा होगा? आपने इंडस्ट्री का, हाँ जी, आपने मार्केट पढ़ा है ना बच्चे? एक अलग से स्लाइड पे हम आपको क्लियर कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे शुगर इंडस्ट्री को पढ़ा था, अब आप कहेंगे कि मैम जब आप शुगर इंडस्ट्री की बात करते हो तो मैक्रो में आएगा। नहीं बच्चे, ये मैक्रो में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आइटम तो एक ही है ना, एक ही तो प्रोडक्ट को स्टडी किया आपने, सारे प्रोडक्ट्स को स्टडी थोड़ी किया है। तो एक इंडस्ट्री को पढ़ा आपने, एक टाइम पे एक बिजनेस को पढ़ा है, तो ये किस में आएगा? शुगर इंडस्ट्री माइक्रो में आएगा।
ठीक है, तो आपने जब माइक्रो में शुगर इंडस्ट्री का मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा तो आपने क्या देखा, आपने सिर्फ इससे रिलेटेड प्राइस, डिमांड, सप्लाई वगैरह को कंसीडर किया, है ना। और आपने क्या माना कि कंट्री में बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, कोई कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मेथड्स जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग जो मेथड्स है उनमें कोई चेंजेस, आपने सबको क्या माना, आपने एम्प्लॉयमेंट को भी कांस्टेंट मान लिया कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, सबको रोजगार मिला हुआ है। ये सब चीजें रिलेट करती है बच्चे एक दूसरे से, हम आपको आगे जाकर बताएंगे कैसे एम्प्लॉयमेंट इनकम से रिलेटेड और इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन ये सब मैक्रो वेरिएबल्स थे, आपने सबको कंसीडर क्या मान लिया था, आपने कांस्टेंट माना हुआ था, सारे मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट माना हुआ था, नेशनल इनकम, है ना, एम्प्लॉयमेंट से के बाद फिर आपने एग्रीगेट डिमांड को कांस्टेंट मान लिया था। आप जब सिर्फ एक मार्केट को पढ़ रहे थे ना, तब आपने बाकी सबको कांस्टेंट मान लिया था। तो माइक्रो में क्या किया आपने, मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लिया। यहाँ जो लाइन है कि जब आपने माइक्रो पढ़ा था तो आपने क्या किया, मैक्रो वेरिएबल्स, ये देखिए आपने मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लिया। सिमिलरली जब आप मैक्रो पढ़ोगे ना बच्चे, तो आप सारे माइक्रो वेरिएबल्स को, जो माइक्रो के वेरिएबल्स है उनको कांस्टेंट मान लोगे। जब आप मैक्रो पढ़ोगे तो आप इस माइक्रो को कांस्टेंट मानोगे, माइक्रो पढ़ते हो तो माइक्रो को कांस्टेंट मानते हो। समझ आया। ऐसे ही जैसे माइक्रो है वो ग्रीक वर्ड, कौन से ग्रीक वर्ड से आया है, माइक्रोज, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। और ऐसे ही बच्चे जब आप मैक्रो में देख रहे हो तो ग्रीक वर्ड कौन सा है, मैक्रो से आया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो जब स्मॉल की बात किया तो हमने इंडिविजुअल की बात की, लार्ज की बात कर रहे तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। फिर मेथड ऑफ स्टडी होता है इसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल क्यों, क्योंकि आप सिर्फ एक ही मार्केट का इक्विलिब्रियम की बात करते हो, आप एक ही मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाने की बात करते हो। जैसे यहाँ मैंने बात की शुगर के बारे में, मैंने सिर्फ शुगर से रिलेटेड मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाने की बात की और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग वेरिएबल्स को देखा। लेकिन जब आप मैक्रो में देख रहे हो ना बच्चे, तो मैक्रो में क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। जनरल मतलब ऑल द मार्केट्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जितनी भी मार्केट्स होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के मार्केट होंगे, कुछ कंज्यूमर मार्केट से या जो होलसेल मार्केट है, रिटेलर से रिलेटेड जो भी बिजनेस होंगे, हम सबके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। हम पूरी इकोनॉमी की इनकम, पूरी इकोनॉमी का एक्सपेंडिचर, पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हो आप, तो सिर्फ एक शुगर इंडस्ट्री से नहीं हो पाएगा। शुगर के स्टील, फिर सीमेंट, सब सारे मार्केट्स को मिलाकर इक्विलिब्रियम में लेकर आते हो आप मैक्रो के अंदर। इसीलिए माइक्रो को पार्शियल बोला गया है, मैक्रो को जनरल बोला गया है, क्योंकि माइक्रो में एक ही मार्केट को स्टडी कर रहे हो आप ज्यादा से ज्यादा, मैक्रो में जनरल मतलब सारे मार्केट्स को इक्विलिब्रियम में लाने को स्टडी कर रहे हो। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, माइक्रो क्यों करते हैं, जब माइक्रो इतना छोटा सा और एक ही मार्केट के बारे में बात है तो आप पढ़ी क्यों रहे हो माइक्रो को, तो टू एनालाइज मार्केट्स एंड डिटरमाइन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स। हम किसी मार्केट के पर्टिकुलर मार्केट को एनालाइज और स्टडी करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। जैसे कि ठीक है, आपको पता है कि मैक्रो में आइए, मैक्रो में देखिए पहले नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ की, जीडीपी और नेशनल इनकम सब मैक्रो में आ गया मैडम। नेशनल इनकम, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट भी मैक्रो में आ गया, तो फिर मैं माइक्रो पढ़ूं ही क्यों। ये सब तो ठीक है, आपने जीडीपी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट से मतलब है, लेकिन जब गवर्नमेंट को शुगर, जैसे शुगर इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट को स्कीम लेकर आनी है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि शुगर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्राइस लेवल क्या है, कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कितने डेवलपमेंट की जरूरत है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रो की इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जानकारी चाहिए। पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जानकारी कैसे मिल सकती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिल सकती है। एक इंडस्ट्री को कौन स्टडी कर सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। एक हर अलग अलग इंडस्ट्री को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा और सारी इंडस्ट्रीज को मिलाकर कंपनी, जो भी कंट्री के ऊपर, जो भी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको मैक्रो स्टडी कर रहा है।
है ना। तो जब आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या एनालाइज करना है मार्केट को या प्राइस लेवल्स देखने हैं उस इंडस्ट्री के, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए माइक्रो को पढ़ना भी जरूरी है। और पूरी कंट्री के बारे में जानने के लिए कि कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितना है, जीडीपी कितना है, बड़ी चीजें जानने के लिए हमें मैक्रो की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रो डील्स विद, माइक्रो में क्या क्या आता है, सप्लाई, डिमांड, प्रोडक्शन, प्राइस लेवल और कंजम्पशन वगैरह वगैरह। और मैक्रो में क्या आएगा, मैक्रो ये वेरिएबल्स एक तरह से आप देख सकते हो। ये मैक्रो में क्या क्या आ रहा है बच्चे, नेशनल इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ना, हाउस होल्ड्स को कितना मिल रहा है, या अलग अलग लोग फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के उनको कैसे कैसे इनकम डिवाइड की गई है। फिर एम्प्लॉयमेंट क्या है कंट्री में, फिर वेल्थ कितना है, जीडीपी वगैरह, तो ये सब मैक्रो में आ जाते हैं। फिर सेंट्रल इशू क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपने पढ़ा था ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है और वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। और जो रिसोर्सेज है उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ, व्हाई एंड व्हाट। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए, फॉर वूम, सॉरी बच्चे, वाई नहीं, फॉर वूम, और किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज को डिवाइड करें, कैसे रिसोर्स जो रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन थे जिनका आंसर हम हमेशा ढूंढते थे कि क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि लेवल ऑफ आउटपुट क्या है इकोनॉमिक के अंदर, लेवल ऑफ आउटपुट। और मैंने कहा था आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम, एक्सपेंडिचर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइन करते हैं कि लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन का लेवल क्या है कंट्री के अंदर, या फिर कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितना लेवल है, कंट्री की इनकम कितनी है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको आगे समझ आएगा और आप रिलेट करते हुए जाओगे तो। आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ यहाँ पर। अब चलिए बच्चे आगे देखते हैं। अब देखिए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, आपने माइक्रो पढ़ लिया, आपने मैक्रो पढ़ लिया, आपने दोनों के बीच का डिफरेंस भी पढ़ लिया। अभी पैराडॉक्स क्या होता है, देखिए, अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल बट बिकम्स इलॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। ये कहता है पैराडॉक्स कि कोई भी एक सिचुएशन माइक्रो लेवल, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज अच्छी हो रही है, लॉजिकल है, ये फायदे वाली चीज है, लेकिन वही चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स में इलॉजिकल या बेमतलब क्यों हो जाती है ना, हार्मफुल क्यों हो जाती है। जब माइक्रो में कोई चीज बेनिफिशियल है तो मैक्रो में वही चीज हार्मफुल कैसे हो गई। इट मीन्स an act that is beneficial for an individual may prove to be harmful to the economy as a whole। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो कोई इंडिविजुअल के लिए तो फायदे वाली है, लेकिन जो पूरी इकोनॉमी में वही हर आदमी वही चीज करेगा कंट्री में, तो वो हार्मफुल है पूरी कंट्री के लिए। एक आदमी कर रहा है तो उस आदमी के लिए तो वो अच्छी चीज है, लेकिन अगर कंट्री के नजरिए से देखी जाए और सब लोग कंट्री में, सारे सिटीजन्स सब लोग वही चीज करेंगे तो कंट्री के लिए हार्मफुल हो जा रही है इकोनॉमिकली। कैसे, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स, आप बचत, आप पैसा, इनकम है बच्चे आपकी, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं इनकम को, कैसे लिखते हैं, वाई लिखते हैं इनकम को। तो आपकी इनकम है बच्चे, इनकम में से आपने सेविंग की, सेविंग को एस लिखते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बचत कर रही हूँ, मैं सेविंग कर रही हूँ, तो मेरी फैमिली के लिए तो बेनिफिट हो गया, मेरी फैमिली के तो काम आएगी इन फ्यूचर। भाई जितना पैसा खर्च करना था उतना किया, बाकी पैसा बचा हुआ मैंने सेविंग की है, तो वो सेविंग इंडिविजुअल लेवल पर तो ठीक है, अच्छी बात है अगर मैं कर रही हूँ तो। लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री ही सेविंग करना शुरू कर देगी तो क्या होगा, तो नुकसान होगा कंट्री में। अगर सब लोग पैसा बचाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा।
अगर सब लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोग अपने पास ही पैसा रखे रहेंगे। लोग क्या नहीं करेंगे, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे चीजों की, कोई खरीदेगा ही नहीं कुछ। अगर आप खरीदोगे ही नहीं तो चीजें बननी भी बंद हो जाएंगी, है ना, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, मैन्युफैक्चर क्या होगा, क्या प्रोडक्शन क्या होगा कंट्री में, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा कंट्री के अंदर, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाएगा, वर्कर्स को जॉब से निकाल देंगे जब काम ही नहीं है करने को। और काम क्यों नहीं है, क्योंकि कोई सामान खरीदने वाला ही नहीं है, तो हम सामान बनाए क्यों, और जब सामान बनाना ही नहीं है तो हम वर्कर्स को रखेंगे क्यों, तो वर्कर्स को निकाल देंगे, वर्कर्स को निकाल देंगे तो वर्कर्स की इनकम खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा कंट्री के अंदर, क्या हो रहा है, देखो आपने सामान खरीदना बंद कर दिया, आपने क्या किया कि जितना पैसा आ रहा है सब बचाएंगे, नहीं खरीदेंगे, तो आपकी फैमिली के हिसाब से तो अच्छा है, आप लोगों के पास आज जितना पैसा जोड़ा कल जोड़ोगे, परसों जोड़ा कर करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो आपकी, अगर आपकी नजरिए से देखा जाए तो अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए तो अच्छा है ना, इन फ्यूचर कभी काम आएगा आपके। लेकिन अगर इकोनॉमी के नजरिए से देखे ना बच्चे, तो ये चीज गलत है। कैसे गलत है, आप सामान खरीदोगे नहीं, देखिए आपने डिमांड की नहीं, आप सामान नहीं खरीदोगे, कंट्री में आउटपुट प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फैक्ट्री बंद होंगी, फैक्ट्री बंद होंगी तो फैक्ट्री वाले क्या कहेंगे, वर्कर्स को आप अपने घर जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, तो बेरोजगारी आ जाएगी कंट्री के अंदर, बेरोजगारी आएगी तो इनकम, जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, इनकम कहां से होगी, इनकम भी जीरो हो जाएगी। एज अ रिजल्ट एंटायर इकोनॉमी विल सफर, पूरी की पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। यानी कि इंडिविजुअल सेव कर रहा है तो अच्छी बात है, यानी कि माइक्रो लेवल पे तो अच्छी बात है, लेकिन यही चीज अगर सारे के सारे लोग करना शुरू कर देंगे मैक्रो लेवल पे तो हार्मफुल है। आप बचत कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा देश ही बचत करना शुरू कर देगा तो अर्थव्यवस्था तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी ना। तो यही होता है माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स। इंडिविजुअल के लेवल पर जो चीज बेनिफिशियल है जरूरी नहीं है वो इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल हो। समझ आया आपको, इंडिविजुअल के लिए जो भी चीज, जो भी एक्ट बेनिफिशियल है वही एक्ट पूरी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इट मेक्स अ लिटिल डिफरेंस इफ अ डिपॉजिटर विड्रॉज। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो अपनी मर्जी से और डिपॉजिट भी कर सकते हो। कभी कभी देखे बच्चे आपने, जब कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट 10 लाख 50 लाख अगर आप विड्रॉ करना चाहो, अकाउंट में होना भी चाहिए इतना बैलेंस, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस और आप विड्रॉ करने चाहते हो तो आपको बैंक मैनेजर क्या बोलता है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, कैश आ जाता है उसके बाद हम आपको दे देंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, क्यों, बैंक के पास इतना कैश होता ही नहीं है। तो आपने पैसा निकाला बैंक में से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन अगर जितने भी लोगों का अकाउंट है उस बैंक में, अगर सबके सब लोग सब एक साथ अपना पैसा निकालना चाहेंगे तो बैंक क्या करेगा, बैंक पैसा दे ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक के पास उतना पैसा होता ही नहीं है जितना आप, वही लिमिटेड अमाउंट है पूरी इकोनॉमी में, लोगों के पास एक इंसान से दूसरे के हाथ में जाता है, दूसरे से तीसरे के, पैसा घूमता रहता है ना। लेकिन जितना आपका जो अकाउंट है बैंक में, अगर सब लोग एक साथ पैसा निकालने जाएंगे ना तो बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, जो बैंकिंग सिस्टम है विल कोलैप्स। बैंक कभी भी इतने सारे के सारे लोगों का पैसा रिटर्न नहीं कर सकता, उतना पैसा है ही नहीं बैंक के पास। इसीलिए ये एक एग्जांपल है कि इंडिविजुअल लेवल पर जो एक्ट है वो बेनिफिशियल लॉजिकल हो सकता है, लेकिन पूरी इकोनॉमी के लिए वही चीज हार्मफुल भी हो सकती है। ये माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स होता है। अब देखिए पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट बोले तो पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स का भी पैराडॉक्स है। जो मैंने अभी आपको माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स समझाया ना, उसी में अगर पैराडॉक्स, कभी कभी क्वेश्चन में पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या सेविंग्स भी मिल जाता है आपको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो वही है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में जो सेविंग्स का समझाया ना, कि अगर एक बंदा सेविंग कर रहा है, अगर मिस्टर ए ने सेव किया है तो उनकी फैमिली के लिए सेविंग्स बेनिफिशियल है, उनके और उनकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एक इंडिविजुअल ने सेव किया ना, मिस्टर ए ने सेव किया, तो उनके और उनकी फैमिली के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, मान लीजिए कंट्री में 5 लोग हैं, तो 5 4 हो गए, ये हो गए 5 लोग। अब 5 के 5 लोगों ने पैसा बचाना शुरू कर दिया तो कोई सामान खरीदेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं तो डिमांड भी नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो
प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फैक्ट्रीज जो भी यूनिट्स वगैरह सब बंद हो जाएंगी, बंद होंगी, लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा, निकाल देंगे उनको, एम्प्लॉयमेंट चला गया, उनकी इनकम चली जाएगी, जीरो इनकम। एक तरह से पूरी की पूरी इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो गिर जाएगा, है ना। आप जो सेविंग कर रहे हो, बैंक में भी सेविंग कर रहे हो, तो जो इंटरेस्ट रेट है बैंक से जो आपको मिलता है, आप कहेंगे कि ठीक है मैम, अगर सेविंग कर रहे हैं तो भी बैंक में डाल देंगे ना वो पैसा, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे काम चल जाएगा। नहीं बच्चे, उससे कोई जितना बड़ा नुकसान है ना उसकी भरपाई ये इंटरेस्ट के पैसे से नहीं हो सकते। कितना इंटरेस्ट मिल जाता है? 2%, 3%, 4%। अच्छा चलिए मान लीजिए आपका बैंक और भी अच्छा है, 10% इंटरेस्ट। उसके बाद भी जो नुकसान जो कंट्री को आपने कर दिया है, एग्रीगेट डिमांड को गिरकर, एग्रीगेट डिमांड इसको बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? पूरी कंट्री में जो जितने भी सामान की जितनी टोटल डिमांड होगी, इसे एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, टोटल डिमांड, टोटल प्रोडक्ट्स की टोटल डिमांड जो है उसको एग्रीगेट डिमांड बोल रहे हैं हम यहाँ पे, वो गिर जाएगी, है ना। डिमांड, लोग मांगेंगे ही नहीं सामान, सामान मांगेंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग खत्म, इनकम खत्म, एम्प्लॉयमेंट खत्म। तो जो नुकसान है वो इतना बड़ा है कि इंटरेस्ट, सेविंग के पैसों पे आने वाले इंटरेस्ट से भरपाई नहीं की जा सकती है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएंगे। जो इकोनॉमी है हमारी, एक तरह से पूरी की पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। फिर देखिए बच्चे, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप से सीधा सा मतलब है हमारा, स्कोप का क्या मतलब है यहाँ पे? फील्ड और एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने वाला एरिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो जो पढ़ते हैं वो स्कोप के अंदर बताएं। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? वो सब एरियाज जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। क्या क्या स्टडी करेंगे इसमें? नेशनल इनकम और इससे जुड़े हुए जो भी एग्रीगेट्स होंगे, रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम और इससे रिलेटेड जो जो चीजें हमें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम है तो हम इसके साथ में क्या क्या स्टडी कर सकते हैं? मेथड्स होंगे इसके, अलग अलग आइटम्स होंगे, है ना, अलग अलग टर्म्स होंगी। फिर आप पढ़ोगे इसमें क्या, सेकंड है थ्योरी ऑफ मनी पढ़ेंगे हम, मनी एंड बैंकिंग। हम पूरा पैसा, ये जो करेंसी सिस्टम है कैसे काम कर रहे हैं, मनी कैसे, बैंकिंग सिस्टम हमारा कैसे टिका हुआ है। फिर एम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले हैं। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे जनरल प्राइस लेवल, और प्राइस लेवल में हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स को पढ़ेंगे हम। महंगाई और कभी कभी मंदी आती है और फिर कैसे उनसे हम बाहर निकलते हैं। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बजट, रोल ऑफ गवर्नमेंट कैसे पढ़ेंगे? बजट में पढ़ने वाले, एक यूनिट है बजट के नाम से। फिर आप पढ़ोगे एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी, और बीओपी के अंदर हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज में हम पढ़ने वाले हैं फिक्स्ड वाला सिस्टम, जिसमें जो भी है थर्ड पार्टी डिसाइड कर देती है कि क्या रहेगी रेट। एक होती है फ्लोटिंग, फ्लक्चुएटिंग। तो ये सब हम एक्सचेंज रेट में भी पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब है स्कोप के अंदर हम वो सब कंसीडर कर रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं वो इसका एरिया ऑफ स्टडी है। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम स्कोप बोलेंगे। अच्छा फिर देखिए बच्चे, अब हम बात करेंगे, ठीक है, आपने बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, आपको पता है मैक्रो माइक्रो के बीच का डिफरेंस क्या होता है, आपको पता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है ना। आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया, आपको पता है स्कोप क्या है, आपको पता है अब हमें इसमें क्या क्या स्टडी करना है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के साथ में। गुड्स को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं बच्चे हम? गुड्स को हम इसलिए क्लासिफाई कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हम कौन से गुड्स को कंसीडर कर रहे हैं नेशनल इनकम। मुद्दा तो वही है ना, कौन से गुड्स को हम नेशनल इनकम में स्टडी करेंगे और कौन से को नहीं करेंगे, है ना। डबल, एक टर्म आएगी डबल काउंटिंग, हम उसको अवॉइड करते हैं डबल काउंटिंग को ना। तो यहाँ पे हम वही सब देखने वाले हैं कि कौन से गुड्स को हमें कंसीडर करना है और कौन से गुड्स को हमें
कंसिडर नहीं करना है जब नेशनल इनकम में हम इनके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले गुड्स को हम डिवाइड करें दो कैटेगरीज में, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सबसे पहले बच्चे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में हमने 3 कैटेगरी बना दी। ये तो है फाइनल गुड्स की एक कैटेगरी। क्या है? फाइनल गुड्स है ये। फाइनल गुड्स को हमने फिर डिवाइड कर दिया, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और तीसरी कैटेगरी है इंटरमीडिएट गुड्स की, तो ये वाली है 1 और इंटरमीडिएट गुड्स है 2। तो ये 2 गुड्स होती हैं, एक होती है फाइनल गुड्स, एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में 2 टाइप्स होती हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। फिर इधर हम जब कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो ये जो सारी गुड्स है ना ऊपर से सर्विसेज तक की, ये सारी बच्चे कंजम्पशन गुड्स है। ये सारी कंजम्पशन गुड्स हैं बच्चे, ठीक है। और फिर एक होती है कैपिटल गुड। तो हम सबसे पहले फाइनल गुड पढ़ेंगे, फिर इंटरमीडिएट गुड पढ़ेंगे। फिर फाइनल गुड के बीच के 2 कैटेगरी, फाइनल गुड को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती है, एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती है। तो आप पहले कैसे पता चलेगा कि फाइनल कंज्यूमर गुड, फाइनल और इंटरमीडिएट कैसे होती है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? एंड यूज के बेसिस पे। अब आप पूछोगे एंड यूज क्या होता है? ये देखिए, हमने अभी देखा बच्चे फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। फाइनल है कोई गुड या इंटरमीडिएट है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, है ना। फाइनल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंटरमीडिएट, ये तो बाद में जाएंगे। पहले कोई गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे बच्चे? एंड यूज के बेसिस पे। एंड यूज क्या होता है? प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। किसी भी गुड्स को क्लासिफाई करना, इंटरमीडिएट या फाइनल गुड्स में क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पे? एंड यूज के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल से समझ रहे, कार है, कार को हम नहीं कैसे बताओगे कार फाइनल है कि इंटरमीडिएट? आपको अगर कोई बोले क्लासिफाई करो कार को फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स में, आप नहीं कर सकते हो। हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज किया गया, इसका एंड यूज क्या है। हम इसको फाइनल या इंटरमीडिएट में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन इट्स एंड यूज के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखिए आगे देखिए, अगर इस कार को हाउस होल्ड ने खरीदा है, हाउस होल्ड मतलब किसी इंडिविजुअल ने खरीदा है ना। हाउस होल्ड मतलब किसी कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं हाउस होल्ड, ये आगे सामान वामान नहीं बेचते हैं, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने खरीद लिया है अपने घर के लिए, मैं हाउस होल्ड हूं, अगर मैंने खरीदा है तो ये क्या है? फाइनल गुड है, फाइनल गुड है। और इसको फिर क्या बोलेंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली इसको यूज कर रही हूँ, इससे कोई और काम तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली में अपने घर में इसको यूज कर रही हूँ कार को, तो ये फाइनल कंज्यूमर गुड है। अगर कार को किसी कैब ड्राइवर ने खरीदा है, कैब ड्राइवर ने खरीद लिया है, वो क्या करेगा? अब इसको किराए में चलाने वाला है ना, सर्विसेज देने वाले हैं वो कैब की। वो क्या करेंगे? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे और उसके लिए चार्ज करेंगे। तो एक तरह से वो इनकम अर्न करेंगे इस कैब के थ्रू, लेकिन इस कैब को आगे बेच तो नहीं रहे, है ना। तो आपने बिजनेस, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना, फिक्स्ड एसेट्स भी होती हैं। तो ये क्या हो गई? उस कार वाले के लिए, कार ड्राइवर के लिए फिक्स्ड एसेट है, और वो क्या हो गया? फाइनल प्रोड्यूसर गुड है ये। देखिए बच्चे, ये वाला जो है ना, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब भूल जाइए। पहले तो अगर हाउस होल्ड ने खरीद लिया है और उसको डायरेक्टली कंज्यूम करता है तो फाइनल कंज्यूमर गुड है। अगर किसी बिजनेसमैन ने खरीद लिया है और उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। फिर कैसे डिसाइड करोगे कि अच्छा अब ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है? क्यों? क्योंकि कार है वो कई साल तक चलने वाली है और इसकी बहुत हाई वैल्यू होती है, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है, बहुत साल तक चलेगी ना, तो इसीलिए ये ड्यूरेबल है और बहुत सालों तक। कंज्यूमर ड्यूरेबल हम आगे भी पढ़ेंगे, तब आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कंज्यूमर ड्यूरेबल क्यों होती है। क्योंकि सेवरल ईयर्स तक चलेगी, 1 से 2 साल 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 तक च
प्लस हाई वैल्यू। अगर किसी गुड कोई गुड है वो बहुत साल तक चलने वाली है और उसकी हाई वैल्यू है कंज्यूमर गुड की, तो उसको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल में कंसीडर करते हैं। दूसरी बात, ये अकाउंट्स में हमने पढ़ा है कि कार क्या है, एसेट है, फिक्स्ड एसेट है बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस में यूज हो रही है अर्न करने के लिए ना, इनकम अर्न करने के लिए, तो ये फिक्स्ड एसेट है। किसके लिए? फाइनल प्रोड्यूसर गुड के लिए। अगर यही कार को कोई डीलर खरीद लेता है और इसको रीसेल करता है, तो रीसेल क्या करेगा वो? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में कार खरीदी है उसने, अब वो उसको बेच रहा है 50 रुपए प्रॉफिट अर्न करते हुए 150 रुपए में। तो उसने क्या किया, कार की कीमत क्या हो गई अब 150। पहले कार की कीमत थी 100 रुपए क्योंकि उसने 100 में खरीदा था, अब उसने बेची कितने में? 150 में बेच दी। उसने क्या किया, 50 रुपए कीमत बढ़ा दी कार की। तो जब उसने वैल्यू ऐड कर दी, उसने क्या कर दिया, 50 रुपए वैल्यू ऐड कर दी। वैल्यू ऐड कर दी कैसे भी की हो, उसने 100 रुपए की कार की को 150 की बना दिया, तो ये क्या होगी, वैल्यू ऐड होगी। उसने रीसेल कर दी वैल्यू ऐड करके, तो ये इंटरमीडिएट गुड थी। कोई भी वैल्यू ऐड कर दी जाए किसी गुड्स में और फिर आगे वो बेच दी जाती है, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाती है। इसके लिए क्या थी, वो रॉ मटेरियल जैसे थी। 100 रुपए का सामान खरीद लिया, जैसे 100 रुपए का 50 रुपए का और कोई काम उस पर कराया, नहीं भी कराया काम, उसने 150 में बेच दी, उसने वैल्यू ऐड कर दी, सामान की कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गई। एक और एग्जांपल ले लो बच्चे, कोई डेयरी फार्मर है, किसी की डेयरी है किसी फार्मर की, और वो दूध बेचता है गांव में। वो अकेला ही है गांव में दूध बेचने वाला। वो क्या करता है, सारा का सारा दूध वो उसी गांव में बेच रहा है, लेकिन सारा दूध एक आदमी को तो नहीं बिक रहा, अलग अलग लोगों को बिक रहा है। तो जो दूध फॉर एग्जाम्पल 10 kg था, आप मान लीजिए, तो जितना दूध उसने फाइनल गुड के जैसे फाइनल कंज्यूमर्स को बेचा, वो तो फाइनल गुड हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड्स ने खरीद लिया जो दूध, आपने खरीदा या आपके पड़ोस वाले किसी ने भी, जैसे मैंने खरीद लिया, हम लोग घर में उसको कंज्यूम करने वाले हैं, दूध को डायरेक्टली कंज्यूम करें या चाय में कॉफी में जैसे भी कंज्यूम करेंगे, हम फाइनल कंज्यूमर्स हैं। ये क्या हो गई, फाइनल गुड हो गया ये वाला दूध। लेकिन जो दूध बचा हुआ दूध उसने किसको दे दिया, एक हलवाई को दे दिया, स्वीट मेकर को दे दिया। वो क्या करेगा, उससे मिठाइयां बनाएगा और उस दूध को में कुछ ना कुछ अमाउंट जोड़ करके दोबारा बेचने वाला है वो उसको, है ना। फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे सेम समझिए 100 रुपए का दूध था, उसने मिठाई बनाकर वही दूध कितने में बेच दिया, 200 रुपए में। 100 रुपए का दूध खरीदा, उसमें कुछ और उसने मिठाई बनाई और किसने भी बेच दी, उसने मिठाई 200 रुपए में बेच दी। कितने रुपए की वैल्यू ऐड कर दी, 100 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी उसने। 100 रुपए का सामान 200 में बेच दिया, कितने की वैल्यू ऐड होगी, 100 की होगी। एक तरह से उसने रॉ मटेरियल यूज कर लिया। तो बच्चे आप सीधा सीधा समझ लो, ये इंटरमीडिएट गुड हो गई। जब उसने हलवाई ने वो दूध यूज करके आगे बेच दिया उसका कुछ और बनाकर, तो वो क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड हो गई। तो अब यहाँ आपको समझ जाना चाहिए बच्चे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, वो रॉ मटेरियल होती है एक बिजनेस के लिए। किसी भी बिजनेस के लिए इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल जैसे होती है। वो उनमें क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड से मेरा मतलब है अमाउंट बढ़ जाता है उसका, उसकी कीमत बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ा देते हैं उसका, और उसको आगे रीसेल कर देते हैं। रीसेल करें उसको या उसको रॉ मटेरियल के जैसे यूज करके कुछ और बनाकर बेचे आगे, लेकिन आगे बिकता है वो। फाइनल कंज्यूमर्स नहीं होते, ये उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो जाती है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब फाइनल गुड्स देख लीजिए एक बारी, फाइनल गुड्स क्या होती है। अगर इसको डिफाइन करना पड़ जाए कि फाइनल गुड्स क्या होती है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। देखिए, दोज गुड्स, वो वाले गुड्स विच हैव, दो कंडीशंस होती है, एक क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने बाउंड्री लाइन है प्रोडक्शन की वो क्रॉस कर ली है, यानी कि जिनका प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, मतलब प्रोडक्शन पूरा हो गया इनका। गुड्स आर आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर आ चुकी है, यानी कि इनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। इन गुड्स का प्रोडक्शन बच्चे कंप्लीट हो गया है। दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, रेडी फॉर यूज है, रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर या तो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर्स, या तो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर्स, जो फाइनल यूज के लिए रेडी है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ चुकी है, अब इनमें और कुछ जुड़ना नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कार लिया था हमने बच्चे, अब कार में कुछ और नहीं जुड़ना है, कार बन गई है, अब इसको या तो हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे
सॉरी हाउस होल्ड यूज करेंगे इसको, या इसको प्रोड्यूसर यूज करेगा। अब आप बोलोगे प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो इंटरमीडिएट गुड क्यों नहीं है ना? हलवाई ने दूध यूज किया तो हमने इंटरमीडिएट गुड बता दिया उसको। कैब ड्राइवर ने कार यूज की तो हमने इंटरमीडिएट, नहीं सॉरी कैब ड्राइवर नहीं बच्चे, डीलर ने जब कार यूज की, डीलर ने, तो इंटरमीडिएट गुड थी। तो आई और सी लिखकर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, आई सी इंटरमीडिएट गुड्स, आई जी सॉरी बच्चे आई जी इंटरमीडिएट गुड है। प्रोड्यूसर ने यूज किया तो क्यों नहीं है, तो फाइनल क्यों है? प्रोड्यूसर कार को दोबारा बेचेगा नहीं, प्रोड्यूसर इस कार को एसेट के जैसे यूज करने वाला है बिजनेस में, इस कार को बिजनेस में यूज करेगा प्रोड्यूसर, है ना, इसको आगे बेचेगा नहीं इस कार को, तो इसीलिए ये प्रोड्यूसर भी इसका फाइनल कंज्यूमर हो जा रहा है। हाउस होल्ड इसको आगे बेचेगा नहीं, वो इसको यूज करेगा। प्रोड्यूसर इसको बेचेगा नहीं, कार को यूज करेगा। डीलर इसको बेचेगा, डीलर इस कार को बेच देगा, यूज नहीं करेगा, इसको बेचेगा आगे। इसीलिए ये इंटरमीडिएट गुड है डीलर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड है, यही कार हाउस होल्ड के लिए फाइनल गुड है। तो इसके यूज पर डिपेंड करता है किस इंसान के लिए ये गुड क्या होगी, फाइनल हो प्रोड्यूसर गुड है कि फाइनल कंज्यूमर गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है, वो उस गुड के यूज पर डिपेंड करता है। गुड का जो एंड यूज होगा वो बताता है कि वो गुड, एक ही गुड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। देखो हाउस होल्ड के लिए ये कार क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड है, यही कार प्रोड्यूसर के लिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड है, यही कार डीलर के लिए, यही कार डीलर के लिए इंटरमीडिएट गुड है। तो एक ही गुड तीन अलग अलग लोगों के लिए तीन अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है, ठीक है। तो इसके यूज पर मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे, एंड यूज पर डिपेंड करता है, कोई भी गुड फाइनल होगी या इंटरमीडिएट होगी, और फाइनल में भी फाइनल कंज्यूमर गुड होगी या फाइनल प्रोड्यूसर गुड होगी, ये इसके एंड यूज पर डिपेंड करता है। एक और पॉइंट हमेशा याद रखना बच्चे, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम में गुड्स को कंसीडर करते हैं ना, नेशनल इनकम हम कैसे निकालेंगे, हम जितनी भी प्रोडक्शन हुआ होगा कंट्री में, जो भी टोटल डिमांड होगी वगैरह वगैरह, सब कंसीडर करेंगे, तो उसमें हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं। टोटल प्रोडक्शन जब निकालेंगे हम नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो आपको याद रहना चाहिए सिर्फ फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करोगे, इंटरमीडिएट गुड को यूज नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड रॉ मटेरियल समझा जाएगा, इंटरमीडिएट गुड को क्या मान लो आप, रॉ मटेरियल मान लो, कच्चा माल है, उसी से तो सामान बनने वाला है आगे, तो वो फाइनल गुड नहीं है। सिर्फ फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है। अब देखिए फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड के बीच का डिफरेंस क्या होता है। फाइनल कंज्यूमर, जिसका फाइनल यूजर कौन है, कंज्यूमर है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का फाइनल कंज्यूमर, फाइनल यूजर कौन है, सॉरी बच्चे, फाइनल यूजर, प्रोड्यूसर होता है फाइनल यूजर प्रोड्यूसर गुड्स का, नाम में ही है। फिर फाइनल कंज्यूमर गुड में देखिए, फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कंज्यूमर्स परचेज करते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स को, जबकि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में प्रोड्यूसर्स परचेज करते हैं और इनको फिक्स्ड एसेट्स के जैसे यूज करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, इनको फिक्स्ड एसेट्स के जैसे यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेड है उसको हाउस होल्ड ने खरीदा है, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, उसको घर में कंज्यूम करेगा, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला, उससे कोई इनकम नहीं होने वाली, उससे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ घर में बैठ के खा रहे हैं उस ब्रेड को, तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड हो गई है। अगर वही ब्रेड एक शॉपकीपर, एक बेकरी वाले ने, एक शॉपकीपर ने, एक मान लीजिए टी स्टॉल ने जो ऑमलेट बनाकर बेचते हैं, सैंडविच बनाकर बेचते हैं, उन्होंने वो ब्रेड खरीदी, उस ब्रेड को यूज किया सैंडविच बनाने में, तो वो ब्रेड क्या हो जाएगी बच्चे, वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी, वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी बच्चे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड नहीं होगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड नहीं होगी। ये वाला एग्जांपल इंटरमीडिएट गुड का था। फाइनल प्रोड्यूसर गुड में क्या आएगा, कार आएगी, फिक्स्ड एसेट है ना, कार, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के जैसे यूज होने वाली है बिजनेस में। या कोई ट्रैक्टर, फार्मर है वो ट्रैक्टर खरीद कर ले आया, फार्मर ने ट्रैक्टर खरीद लिया,
ये फिक्स एसेट के जैसे यूज होने वाला है बिजनेस में। इस ट्रैक्टर के थ्रू वो खेत में हल जोतना या खेत में बवाई कटाई वो सब करेगा। इस ट्रैक्टर को वो खेती में यूज कर रहा है तो इससे इनकम अर्न कर रहा है, तो वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो गई ट्रैक्टर। वो कार फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो गई जिसको प्रोडक्शन में या बिजनेस में यूज किया जा रहा है। ये वाला एग्जांपल यहाँ पे गलत था। ब्रेड परचेज्ड बाय शॉपकीपर सेलिंग सैंडविचेस, ये इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है, रॉ मटेरियल के जैसे यूज कर दिया। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में फिक्स एसेट्स आती है और फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो अच्छी खासी होती है, हाई वैल्यू वाले आइटम्स होते हैं जो काफी साल तक चलने वाले हैं बिजनेस में। ठीक है बच्चे। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर है फाइनल गुड्स पे, उसको डिवाइड कर दिया जाता है दो हिस्सों में। जो भी एक्सपेंडिचर होगा फाइनल गुड्स पे वो दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक्सपेंडिचर का टोटल कैसे निकलेगा? C प्लस I। C से मेरा मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इधर है, और I से मेरा मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो इधर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय हाउसहोल्ड्स का जो टोटल खर्चा होगा कंज्यूमर गुड्स के ऊपर उसको C से डिनोट करते हैं, वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे ही प्रोड्यूसर्स का फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर जो प्रोड्यूसर्स खर्च करेंगे उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसको I से डिनोट करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन पे खर्चा इन्वेस्टमेंट पे खर्चा इक्वल टू टोटल खर्चा। ठीक है बच्चे। अब आगे देखिए कंजम्पशन गुड्स कहां से आया? कंजम्पशन गुड्स यहां से आया। कंजम्पशन गुड्स यहां से आया। हमने पढ़े थे ना ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ये हम कंजम्पशन गुड्स में पढ़ने वाले हैं अभी। कंजम्पशन गुड्स को कंज्यूमर गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? क्या क्या होता है कंज्यूमर गुड्स में? दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड, जिनको डायरेक्ट यूज कर लेते हो आप, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब डायरेक्ट यूज करते हो जिन गुड्स को, उनको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और कंज्यूमर गुड्स क्या हो सकते हैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल बहुत सालों तक यूज करने वाले हो, इनकी हाई वैल्यू होती है, मतलब महंगी चीज और बहुत सालों तक जो चलेगी। फॉर एग्जाम्पल कार, टीवी। आप टीवी रोज रोज नहीं खरीदते हो, है ना? एक बार ही खरीद लिया तो खरीद लिया, अब रोज रोज थोड़ी टीवी खरीदने जा रहे हो, रोज रोज कार नहीं खरीदते हो। तो ये क्या हो गई? हाई वैल्यू, और ये बहुत साल तक चलने वाली चीजें। तो ये क्या हो गई? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जो एक साल तक या उससे थोड़ा ज्यादा तक चल जाए, एक साल या थोड़ा सा ज्यादा, जैसे क्लोथ्स, शूज, एक साल या उससे थोड़े ज्यादा टाइम तक ही चल सकती हैं, उनको बोलेंगे सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज, नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज जो एक बार में कंज्यूम हो जाते हैं। एग्जाम्पल इंक, जो इंक एक बार लग गई वो लग गई, है ना? एक ही बार में यूज हो जाएगी, वो वापस थोड़ी आएगी वो इंक पेन के अंदर। तो जो एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब ये इंक यहाँ यूज हो गई है, क्या ये दोबारा मेरे पेन में वापस जा सकती है? नहीं जाएगी इनकम। अब ये इनकम वापस नहीं जा सकती। मैंने यहाँ लिख दिया, अब इस इंक को मैं कैसे कैसे यूज कर सकती हूँ दोबारा? मतलब पेन के अंदर जो इंक है उसको यूज किया जा सकता है, जो यहाँ यूज हो गई है वो दोबारा यूज कैसे करेंगे? उसको निकाल कर नहीं हो सकती है। एक बार में जो यूज हो जा रही है उसको नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स कहते हैं। या फिर कोई खाने पीने की चीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एक ही बार में कंज्यूम कर लोगे आप, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? कितने साल तक रख सकते हो? दूध के एक पैकेट को नहीं संभाल के रख सकते, खराब हो जाएगा, पेरिशेबल आइटम है। ये सर्विसेज की अगला आइटम है सर्विसेज। नॉन मटेरियल गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो सर्विसेज क्या होते हैं बच्चे? इनको आप सर्विसेज को ऐसे फिजिकल गुड्स नहीं होती है, ऐसे फिजिकल गुड्स नहीं होते। जैसे आप डॉक्टर की सर्विसेज लेते हो, है ना, या आप किसी लॉयर की सर्विसेज ले लो, या आपके टीचर की सर्विसेज, तो ये आती है सर्विसेज में। ये होती है कंज्यूमर गुड्स होगी, ये सारी ड्यूरेबल्स जिनकी जो कई साल तक चलेंगी, बहुत सालों तक, और हाई वैल्यू होती है। सेमी ड्यूरेबल जो एक साल या उससे थोड़ी ज्यादा वक्त के लिए चल जाएंगी बस। नॉन ड्यूरेबल जो एक ही बार में कंज्यूम हो जाएंगी एक ही एक्टिविटी में।
सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होती है, डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर की सर्विस, टीचर या लॉयर की सर्विस। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? अब देखिए बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स, आपने फाइनल कंज्यूमर गुड्स पढ़ लिया, आपने फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पढ़ लिया, आपने कंजम्पशन गुड्स भी देख लिया कि क्या क्या होती है कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं। अब आप देखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है। ये देखिए इंटरमीडिएट गुड, मैंने कहा था अगर कुछ याद नहीं रहे तो इंटरमीडिएट को कैसे याद कर लो, रॉ मटेरियल के नाम से याद कर। इंटरमीडिएट को रॉ मटेरियल के नाम से याद कर। Those goods, वो वाले गुड्स विच हैव yet not crossed the boundary line of production, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, जो अभी भी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी भी बाकी चल रहे हैं, अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही अभी भी उनका काम, उन पे काम चल ही रहा है, या वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, इन गुड्स में अभी भी वैल्यू ऐड हो सकती है। नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं अभी तक, फाइनल यूज के लिए अभी तक रेडी नहीं है। ये आपको तीनों पॉइंट बच्चे याद होने चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन अभी तक क्रॉस नहीं की है, जिनमें अभी भी वैल्यू स्टिल टू बी एडेड, या जो रेडी नहीं है फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स के लिए अभी तक रेडी नहीं है वो गुड्स। गुड्स आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर फर्म आइदर फॉर रीसेल और फॉर यूज एज रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स में हम वो गुड्स को भी कंसिडर करते हैं जो एक फर्म दूसरे फर्म से खरीदती है। किस लिए खरीदती है? या तो खरीद कर और दोबारा बेचने के लिए, जैसे कार डीलर का एग्जांपल दिया था आपको, कार डीलर ने क्या किया, एक जगह से कार खरीदी और थोड़े ज्यादा पैसे लेकर कहीं और बेच दी, तो रीसेल करने के लिए खरीदते हैं। या फिर फॉर यूज एज रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल के लिए यूज करने के लिए खरीदते हो। जैसे ब्रेड, सैंडविच बनाने वाले ने ब्रेड खरीदा था, उसने क्या किया, रॉ मटेरियल के जैसे ब्रेड को यूज करके आगे बेच दिया। या फिर जैसे हलवाई ने मिल्क खरीदा था, है ना, मिठाई बनाने वाले ने दूध खरीदा था, उसने क्या किया, दूध को मिठाई में यूज किया, रॉ मटेरियल के जैसे यूज किया ना, और आगे मिठाइयां बनाकर बेच दी। तो वो सब गुड्स कहाँ आती है? इंटरमीडिएट में आती है, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स होती है। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है ना बच्चे, इनकी वैल्यू है ना वो पार्ट होती है किसकी, फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाती है। अब हलवाई ने जब मिठाई बेची 500 रुपए की बेची मान लीजिए, उसने दूध के 100 रुपए भी इसमें ऐड कर दिए थे, उसने दूध के 100 रुपए भी इसमें ऐड कर दिए थे। और अच्छे से समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शर्ट बनाना है, आपने क्या किया, क्लॉथ लिया, कितने का, 200 रुपए का कपड़ा ले लिया, बटन ले लिए, बटन लगेंगे उस पर, कितने का, 50 रुपए का। फिर उस पर थ्रेड, धागा लिया आपने, कितने का, 50 रुपए का। ठीक है, ये सब हो गया। अब उसके बाद आपको उसमें क्या करना है, आपने उसकी स्टिचिंग कराई, स्टिचिंग वाले ने ले लिया 100 रुपए, टोटल कितना हो गया, 400 रुपए। आप जब शर्ट की कीमत निकालोगे तो कितनी निकली, 400 रुपीज। ये 200 रुपए इसी का पार्ट है ना, ये 200 कपड़ा जो था वो इंटरमीडिएट गुड था, कहीं और से खरीदा था आपने। बटन थे वो इंटरमीडिएट गुड थे, बटन बनाने वाले फैक्ट्री से आपने बटन्स खरीदे थे। धागा भी कहीं और से बनकर आया था, आपने खरीदा, इंटरमीडिएट गुड था। आपने सिलाई कराई, आपने सर्विसेज ली है। कहने का मतलब है अब वो कपड़ा उसको अलग से ऐड करोगे तो बच्चे क्या होगा ना, 200 रुपए आपने 400 में भी ऐड कर दी और कहीं और भी ऐड कर रहे हो। डबल काउंटिंग कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है जब हम नेशनल इनकम में गुड्स की कीमत, सारे गुड्स जो भी मैन्युफैक्चर हुए होंगे कंट्री में इस साल, हम उन सारे गुड्स के वैल्यू को ऐड करके फिर नेशनल इनकम निकालेंगे तो क्या होगा, 400 रुपए यहाँ ऐड कर दिए और 200 फिर से ऐड करोगे तो डबल करके, ऐसे तो नेशनल इनकम बढ़ा चढ़ा कर निकाल दोगे आप। ऐसा नहीं, हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स की कीमत लेते हैं सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये तो इसी का पार्ट हो गया ना, बाद में ये सब तो इसी का पार्ट हो जाएंगे, है ना, इसी 400 रुपए में आ गई ना सारी चीजें। तो बार बार ऐड करने की बजाय सीधा 400 रुपए ऐड कर लेंगे नेशनल इनकम निकालते वक्त, जब हम सारे प्रोडक्ट्स का
वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सारे प्रोडक्ट्स के फाइनल वैल्यू को ऐड करके हम नेशनल इनकम निकालेंगे, तो हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स के वैल्यू को ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को ऐड नहीं करते, क्योंकि बार बार ऐड होकर के फिर वो बढ़ा चढ़ाकर दिखा देगा नेशनल इनकम को, रियल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो क्या कहा इसने भी वही कहा, जो इंटरमीडिएट गुड होगी ना, जो आपका रॉ मटेरियल होता है, जो शर्ट का एग्जांपल था उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल किसका पार्ट बन गया, पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स का ही तो पार्ट बन गया, उसी 400 रुपए में आ गया ना 200 रुपए का कपड़ा भी, वो रॉ मटेरियल था 200 रुपए, वो उसी का किसका पार्ट बन गया, 400 रुपए के अंदर ऐड होके आ गया 200 रुपए। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है, जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चा हुआ ना, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे बच्चे इंटरमीडिएट कॉस्ट कैसे निकलती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो भी रॉ मटेरियल पे खर्चा हुआ होगा, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा किया है प्रोड्यूसर ने, जैसे मैंने शर्ट बनाने की बात की, तो शर्ट के अंदर कपड़ा धागा वगैरह जो भी लगा, जो भी रॉ मटेरियल पे खर्चा आया, वो सब खर्चा एक अकाउंटिंग एक साल के अंदर जो भी खर्चा आया, वो टोटल क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कह सकते हैं उसको। तो वैल्यू एडिशन, कंट्री में टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, कैसे निकालोगे, ग्रोस वैल्यू एडिशन क्या हुआ होगा, हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो आउटपुट की वैल्यू है टोटल, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल कार कितने की थी, 100 रुपए की थी, डीलर ने क्या किया, 50 रुपए अपने जोड़ करके और 150 रुपए में बेच दी, तो फाइनल इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 150, माइनस कितना कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का था, कितने की थी कार, 100 रुपए की थी, 150 में से 100 गया, ग्रोस वैल्यू एडिशन कितना निकल गया, 50 रुपए। वैल्यू एडिट कितनी वैल्यू एडिट की थी, 50 रुपए वैल्यू ऐड की थी, तब जाके 150 बना था, तो वैल्यू एडिशन कितने का है, 50 रुपए का। अब आगे देखो, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच का डिफरेंस की बात कर रहे हैं बच्चे। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच के डिफरेंस की बात करें, हमने इंटरमीडिएट पढ़ लिया, फाइनल पढ़ लिया है, फाइनल के अंदर फाइनल कंज्यूमर, फाइनल से रिलेटेड सारी चीजें आपने देख ली है। अब देखिए, गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स में बता रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, गुड्स, इसका ना कलर चेंज कर लें, रेड में दिख नहीं रहा है, हाँ जी बच्चे, गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, अभी भी जिन पे प्रोडक्शन चल रहा है, एंड नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। एक तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है, अभी भी प्रोडक्शन चल ही रहा है उनका, और रेडी नहीं है, नॉट रेडी फॉर यूज, जो अभी तक यूज के लिए रेडी नहीं हुई है। फाइनल गुड्स क्या होती है, आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, प्रोडक्शन पूरा हो चुका है, बाहर आ गया, प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर है, उन पे काम खत्म हो चुका है, वो और कुछ प्रोडक्शन में कुछ है नहीं उनमें, और एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, फाइनल यूजर्स के यूज के लिए रेडी है, उनको बोलते हैं फाइनल गुड्स। फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, यूज्ड एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होती है इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल होती है इंटरमीडिएट गुड्स, यूज की जाती हैं प्रोडक्शन में या रीसेल करने में, वैल्यू एड करने में। फाइनल गुड्स में क्या होता है, नोट यूज्ड एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं होती है, क्योंकि ये फाइनल है, अभी सीधा इनका यूज होगा, इनका कंज्यूमर इनको यूज करेगा या प्रोड्यूसर फाइनल यूज करेगा बस। अब इसमें ना तो वैल्यू ऐड हो सकती है, ना इसको आप कोई और प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, इसको रॉ मटेरियल के जैसे नहीं होगा। अब इंटरमीडिएट गुड्स है ना, वो रीसोल्ड करते हैं, रिसोल्ड बाय फर्म्स फॉर प्रॉफिट के लिए दोबारा बेची जा सकती है इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि अब मैंने आपको एग्जांपल, अगर आपको याद हो गया तो 100 रुपए की कार थी, 50 रुपए प्रॉफिट ऐड करके कितने में बेच दी, 150 रुपए में बेच दी। फाइनल गुड्स में ऐसा नहीं होता है, नोट रिसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं बेची जाती है, जिसने खरीदी है वो उसको कंज्यूम ही करेगा। फाइनल गुड को जो आखिर में खरीदता है वो कंज्यूम ही करता है। इंटरमीडिएट गुड्स पे क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाले एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। जबकि फाइनल गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बच्चे? फाइनल एक्सपेंडिचर। और फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? C प्लस आई। C किसका होता है? आपने याद हो तो आपको पीछे अभी मैंने बताया था, C किसका होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और I क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको। ये वाला I किसका होता है? प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। फिर इंटरमीडिएट गुड्स को नोट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते, काउंट इनको नहीं ऐड करते हैं। फाइनल गुड्स में एस्टिमेशन, जब नेशनल इनकम को निकालते हो तो फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हो। दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे आती है कैपिटल गुड्स। कहां से आया कैपिटल गुड बच्चे? ये देखिए, यहां आपने बात कर ली फाइनल कंज्यूमर गुड्स की, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की, फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर ली। फिर आपने कंज्यूमर गुड्स की बात कर ली, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज। अब क्या बच गया? कैपिटल गुड्स बच गई है। अब हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स क्या होती है? कैपिटल गुड्स होती है फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। Fixed assets of the producers and are repeatedly used in the process of production. कैपिटल गुड्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं प्रोड्यूसर्स की, और ये बार बार यूज की जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। इनसे हेल्प, इन्हीं के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है, इनको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, इनके थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है। ड्यूरेबल यूज होता है इनका। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स प्लस हाई वैल्यू। ड्यूरेबल मतलब सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक यूज करेंगे बिजनेस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर इनको, प्लस हाई वैल्यू, बहुत मतलब महंगी होती है, अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना पड़ता है इनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी। अब मशीनरी है, उसी से तो प्रोडक्शन करेंगे ना। अब मशीनरी को यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में, वो एक बार खरीद ली मशीनरी तो ऐसा नहीं है अगले साल और खरीदोगे, अगले साल नहीं, 10 साल 20 साल तक कोई मशीन चलने वाली है, और उस मशीन की कीमत भी हाई वैल्यू, बहुत अच्छी खासी कीमत की मशीन होगी वो। तो कैपिटल गुड्स को इंक्लूड करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि प्रोड्यूसर ने खरीदी है, प्रोड्यूसर इसका कौन है? फाइनल कंज्यूमर है, फाइनल यूजर है इसका, वो इसको आगे बेचने वाला नहीं है, वो अपने बिजनेस में इसको यूज करेगा, वो इसको बेचेगा नहीं, इसको बिजनेस में यूज करेगा। आगे बेच रहा होता कहीं इसी मशीन को तो इसको इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल गुड है और इसको जो बिजनेसमैन है या जो प्रोड्यूसर वो इसको फाइनल यूजर है इसका, और उसको यूज करेगा, इसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं करके आगे नहीं बेच रहा है इसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो इसीलिए इसको नेशनल इनकम में यूज करते हैं, क्योंकि ये भी फाइनल गुड होती है। ऑल कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, सारे के सारे कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। ये देखिए कैपिटल गुड्स ये होते हैं, ये कौन से होते हैं? जिनकी हाई वैल्यू होती है और कई सालों तक यूज करते हो आप बिजनेस में। प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स आते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स जरूरी नहीं है प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स है जरूरी नहीं है वो कैपिटल गुड्स हो। क्यों? कुछ ऐसे भी तो सामान होते हैं ना जिनकी हाई वैल्यू नहीं होती है ना। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल की हाई वैल्यू नहीं होती है बच्चे, लेकिन होता तो प्रोड्यूसर गुड है, आप प्रोडक्शन में यूज करते हो इसको ना, हाई वैल्यू तो नहीं होती है इसकी। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, या इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोल देते हैं, तो ये प्रोड्यूसर गुड्स तो है, लेकिन ये ड्यूरेबल भी नहीं है, ये बहुत सालों तक तो नहीं चलेगा रॉ मटेरियल। ये आपने 6 महीने का खरीद लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का खरीद लिया होगा, अगले साल फिर से खरीदना है। तो प्रोड्यूसर गुड्स जरूरी नहीं है कैपिटल गुड्स हो, कैपिटल गुड्स हमेशा प्रोड्यूसर गुड्स भी होंगी, क्योंकि ये प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं कैपिटल गुड्स।
लेकिन कैपिटल गुड्स में सिर्फ वही गुड्स आएंगी जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, बहुत महंगी होती हैं जो, और बहुत सालों तक टिकी रहेंगी। समझ आया बच्चे? प्रोड्यूसर गुड्स में वो सारी गुड्स आती हैं जो भी हमें प्रोडक्शन में यूज करनी है। रॉ मटेरियल भी आता है, और रॉ मटेरियल हाई वैल्यू का नहीं होता है, रॉ मटेरियल ज्यादा सालों तक के लिए नहीं होता है, इसीलिए ये प्रोड्यूसर गुड तो है लेकिन ये कैपिटल गुड नहीं है। तो ये लाइन ऐसे प्रूव हो जाती है कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती है। ये बाहर वाला जो सर्कल है ना, ये प्रोड्यूसर गुड्स को डिनोट कर रहा है। देखिए प्रोड्यूसर गुड्स है इतनी सारी, इसके अंदर थोड़ी सी कैपिटल गुड्स है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, सारी की सारी कैपिटल गुड्स, देखिए ये रहा सर्कल, सारी की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसी प्रोड्यूसर गुड्स भी होती हैं जिनकी कीमत कम होती है और अगले 6, 7, 8 महीने तक ही यूज होंगी, आगे यूज नहीं कर सकते, कई सालों के लिए नहीं बनती है। कैपिटल गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे कंजम्पशन गुड्स पे। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच का डिफरेंस देखना। कंजम्पशन गुड्स कौन होते हैं बच्चे? एंड यूजर से डिसाइड करते हैं। सबसे पहले कंजम्पशन गुड्स का एंड यूजर कौन होता है? कंजम्पशन गुड्स का एंड यूजर होता है हाउस होल्ड। कैपिटल गुड्स का एंड यूजर कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है। अभी अभी हमने पढ़ा। कंजम्पशन गुड्स में एक्सपेंडिचर जो कंजम्पशन गुड्स पे आप करते हो उसको सी से डिनोट करते हैं, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको सी से डिनोट करोगे आप। जबकि कैपिटल गुड्स का एक्सपेंडिचर है उसको किस नाम से डिनोट करोगे? आई के नाम से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये इन्वेस्टमेंट होता है, ये खर्चा इन्वेस्टमेंट के रूप में है। क्यों इन्वेस्टमेंट? कैसे है? कैपिटल गुड्स कई सालों तक टिकने वाली है और ये प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, इनके थ्रू जो प्रोड्यूसर है वो इनकम करेगा, अर्न करने वाला है इन्हीं गुड्स के हेल्प से। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है। प्रोड्यूसर जो खर्च करता है फाइनल गुड्स पर उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और कैपिटल गुड्स में तो फाइनल गुड्स ही होती है, तो ये आई से डिनोट किया जाता है खर्च। हाउस होल्ड ने जो खर्च किया कंजम्पशन गुड्स के ऊपर उसको सी से डिनोट कर दिया आपने, यहाँ पे सी से डिनोट किया है। और जो भी एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड्स पे किया प्रोड्यूसर ने उसको हम आई से डिनोट कर दे रहे हैं। अब देखिए आगे, हाइयर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स का, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का क्या मतलब होगा? हाइयर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ फॉर द पीपल, है ना। लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो इंप्रूव करेगा। ज्यादा प्रोडक्शन कंजम्पशन गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन किस में हेल्प करेगा? लोगों के वेलफेयर में हेल्प करेगा। जबकि प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स की ज्यादा प्रोडक्शन, हाइयर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स किस में हेल्प करेगा? इन टर्न हाइयर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। ज्यादा मशीनरी होंगी, ज्यादा अच्छा, ज्यादा जैसे ज्यादा आप प्रोड्यूस कर पाओगे, ज्यादा आउटपुट होगा। ज्यादा आउटपुट का मतलब है ज्यादा लोग, ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब क्या रहेगा बच्चे? ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की डिमांड्स को फुलफिल कर पाओगे, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा इनकम, वही करके आप इकोनॉमी को हेल्प करते हो कैपिटल गुड्स के थ्रू। ठीक है, बोथ कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स, दोनों के दोनों जो भी है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स होती है। दोनों के दोनों फाइनल गुड्स होते हैं। कैसे? कैपिटल गुड्स का फाइनल यूजर कौन है? प्रोड्यूसर है। कंजम्पशन, सॉरी बच्चे, कैपिटल गुड्स का कौन है? प्रोड्यूसर गुड है। और कंजम्पशन गुड्स का फाइनल यूजर कौन है? हाउस होल्ड है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कौन हो गए? फाइनल गुड्स होती हैं। बोथ आर इंक्लूडेड। और फाइनल गुड्स को ही हम किस में इंक्लूड करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। अब आगे देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। जब हम बात करेंगे आगे, हम इसका नेशनल इनकम में मेथड भी पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो, जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, तो हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी के अंदर हो रहा है।
हम उसकी बात कर रहे हैं। और टोटल एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस एनजीओ जो चैरिटी वगैरह करते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही लोग है ना, ये डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे उसको, आगे रीसेल नहीं करेंगे, प्रोडक्शन में नहीं यूज करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। तीनों जो लोग हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस है, ये लोग क्या करने वाले हैं, उसका उन गुड्स को डायरेक्ट कंज्यूम करने वाले हैं। ये आगे इसको रीसेल नहीं करेंगे, इसमें वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, इसको प्रोडक्शन में यूज नहीं करेंगे। जो सामान इन्होंने लिया है उसको ये लोग कंज्यूम ही करेंगे। गवर्नमेंट कहाँ प्रोडक्शन करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी पीडीएस सिस्टम के थ्रू, वो ही गेहूं वगैरह, ये जो भी सामान खरीदा होगा पीडीएस के थ्रू लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इन दी एंड गवर्नमेंट ने उससे कोई पैसा नहीं कमाएगी, क्या करेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जितने में खरीदा उससे भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी लोगों में। तो क्या हो गया, ये सब लोग कंज्यूम करेंगे गुड्स को, इनमें से कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेगा, रीसेल नहीं करेगा, उनको रॉ मटेरियल के जैसे यूज नहीं करेगा, कैपिटल गुड्स के जैसे यूज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो इनको डायरेक्टली कंज्यूम करने वाला है, इसलिए हम सिर्फ इन तीनों का इंक्लूड कर रहे हैं। कहाँ पे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। अब आगे देखिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हमने किसकी बात की थी? प्रोड्यूसर जो पैसा फाइनल गुड्स पे लगाता है, हम अभी तक उसी को एक्सपेंडिचर मान रहे थे ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अ स्टॉक ऑफ दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन में जिन गुड्स को आप यूज करोगे, उन गुड्स के स्टॉक को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है इन्वेस्टमेंट को। आपको कभी कभी इन्वेस्टमेंट की जगह कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड मिलेगा। और क्या? इक्वल टू चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब मानेंगे आप? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, या एक कोई प्रोसेस जो इंक्रीज करे स्टॉक ऑफ कैपिटल को, या कैपिटल फॉर्मेशन, या चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कैपिटल फॉर्मेशन या इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ये यहां आएगा बच्चे, ये ट्रायंगल, ये कैसे हो गया? सॉरी, हाँ बच्चे, आई इक्वल टू कैसे? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन के। आई इक्वल टू चेंज इन के। आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ये देखिए आई इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, चेंज इन के इज कैपिटल स्टॉक में चेंज। जो भी कैपिटल था उसकी स्टॉक में जो चेंज आएगा वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। के इक्वल टू चेंज इन के इज चेंज आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ड चेंज। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज और के का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक को हम के से डिनोट करते हैं और ट्रायंगल से हम चेंज को डिनोट करते हैं, चेंज। तो आई इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, कैपिटल के अंदर जो चेंज आया है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब है बच्चे, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आप किसकी बात करते हो? आप चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल की बात करते हो। आप इस साल का इन्वेस्टमेंट मेजर करना है आपने कि इस साल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। आप कैसे मेजर करोगे कि इस साल कितना चेंज आया हमारे कैपिटल में? कुछ कैपिटल हमारे पास पिछले साल की होगी और इस साल के आखिर में हम क्या करेंगे? पिछले साल की जो कैपिटल पड़ी थी, इस साल की जो टोटल कैपिटल हमारे पास है उसमें से पिछले साल वाली कैपिटल हटा दो तो क्या निकल जाएगी? इस एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, इस एक साल में कितना चेंज आया कैपिटल। जो आपके पास इस साल के आखिर में जो कैपिटल बची हुई है उसमें जो हमारे पास साल के शुरुआत में जो कैपिटल पड़ी हुई थी उसको माइनस कर दोगे, बैलेंस जो बचेगा वो इस साल का, सिर्फ इसी साल का इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा और सिर्फ इसी साल के स्टॉक को हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे कि हमने कैपिटल में कितना इंक्रीज किया। और इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है।
देखिए इन्वेस्टमेंट के दो टाइप हो सकते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बताया था इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाएगा और फिक्स्ड का फिक्स्ड रख लिया, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में जो इंक्रीज हुआ है इस साल ड्यूरिंग एन काउंटिंग ईयर, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर्स कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो एक तरफ तो आपने बोला फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री में जो इन्वेस्ट हुआ है उसको बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री से मेरा मतलब है फिक्स्ड गुड्स प्लस सेमी फिनिश्ड गुड्स प्लस रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और प्लस सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड वो होती है जो अभी प्रोसेस में है, फिनिश्ड गुड्स वो होती है जो गुड्स बनकर तैयार हो चुकी हैं और पड़ी हैं आपके पास, मैन्युफैक्चर हो गई हैं और बस लेकिन पड़ी हुई है फैक्ट्री के अंदर, ये आपने बेची नहीं है अभी तक। और साथ में वो गुड्स जो अभी मशीन के अंदर ही है, बाहर नहीं निकली है, बननी बीच में होगा ना प्रोसेस, कुछ गुड्स अभी अभी बन रही होंगी बीच में है, उनको सेमी फिनिश्ड बोलेंगे, आधी बनी हुई। रॉ मटेरियल कुछ सामान कच्चा माल पड़ा है उसमें से गुड्स अभी बननी शुरू हुई नहीं है, तो इन तीनों को मिलाकर जो टोटल होता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा क्लास 11, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। इस इन्वेंट्री में जो इंक्रीज हुआ होगा इस साल उसको बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाएगा? साल के आखिर में जो स्टॉक ऑफ फिक्स्ड टोटल फिक्स्ड एसेट्स है आपके पास साल के आखिर में, उसमें से वो फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर दो जो साल के शुरू में थे, है ना। जैसे इस साल का निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऐसे ही होता है यही होता है हमारा लगभग फाइनेंशियल ईयर, ऐसे मानते हैं हम लोग। तो पहले साल पर जितना है, जैसे 10,000 आपके पास 10K था और अभी साल के आखिर में कितना है 20K, तो इस साल कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है आपका? साल के आखिर में 20,000 20K है, साल के शुरू में 10K था, तो 20 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 10K इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है इस साल। फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हो गया? 10K। कितने रुपए का फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई आपकी? फिक्स्ड एसेट्स कितने की बढ़ी? 10K की। क्यों? क्योंकि साल के शुरू में 10K थी, साल के आखिर में 20K थी, 20 में से 10 माइनस कर दिया, 10 फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई इस साल। ऐसे ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगर आपको निकालना है तो इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द काउंटिंग ईयर। ऐसे ही जैसे अभी यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लिया था 1 अप्रैल के, साल के शुरू में जो स्टॉक है और एक है साल के आखिर में इन्वेंट्री का स्टॉक। साल के आखिर में से साल का शुरू वाला माइनस कर दो, जो बचेगा वो इस साल का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब पता चल गया। इंक्रीज निकालने का एक ही तरह का तरीका होता है, साल के आखिर में जो है उसमें से माइनस कर दो साल के शुरू वाला, तो क्या मिल जाएगा आपको? इस साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो मिल जाएगा। अब देखिए डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है? डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, डिजायर्ड मतलब प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। आपने प्लान कर रखी होंगी ना कि साल के क्लोजिंग स्टॉक आपने प्लान कर रखा होगा कि साल के आखिर में मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए। एक होता है अनडिजायर्ड, जो आपने प्लान नहीं किया था लेकिन आपके पास बचा रह गया। आपने प्लान नहीं किया था लेकिन बचा फालतू पड़ा है, क्यों? क्योंकि लोगों ने खरीदा ही नहीं सामान। फॉर एग्जाम्पल दिवाली आने वाली थी, है ना, दिए का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दिया आपने सोचा था कि ठीक है इस साल दिवाली आ रही है, पिछले साल का इस साल का सब मिला करके मेरे पास सारा जितना भी स्टॉक है इस साल इतना बना लेते हैं, आखिर में मेरे पास 100 दिए बच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 बच जाएंगे। लेकिन सेल हुई, ये तो आपका था क्या? प्लान्ड। अगर 100 ही बचता तो क्या हो जाता? डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, प्लान किया हुआ था, आपने प्लान किया था 100 दिए बचेंगे, आखिर में 100 ही बचे। लेकिन कोई वजह होगी, कोरोना था, कोविड की वजह से लोग खरीदने ही नहीं आए, बाहर शॉपिंग करने नहीं आए, दिए खरीदे नहीं किसी ने। आपके पास कितने बचेंगे? 100 बचने थे, 1000 बच गए।
अब ये क्या है, अनप्लान्ड है, आपने चाहा नहीं था कि आपके पास बचे, लेकिन फिर भी बच गए डिमांड की वजह से, डिमांड थी नहीं आपके दियों की, तो क्या हो गया, ये अनप्लान्ड है, अनडिजायर्ड है, ये आपने चाहा नहीं था लेकिन हो गया, इसलिए अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, बिना चाहे भी सामान पड़ा रह गया, उसको बोल रहे हैं अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। अब देखिए बच्चे, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो ग्रोस निकल जाएगा, ग्रोस में से ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट निकल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होगा बच्चे, एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, खरीदने पे जो खर्चा आया वो, प्लस में पुरानी एसेट्स के रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग पे जो खर्चा आया वो, उनको मिलाकर टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट आएगा। नेट इन्वेस्टमेंट, नई एसेट्स खरीदने पे जो खर्चा आया वो नेट इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया, सिर्फ नई एसेट्स खरीदने पे जो खर्चा आया वो नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, नई एसेट्स के साथ साथ पुरानी एसेट्स के रिप्लेसमेंट पे जो खर्चा आया वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। नई एसेट खरीदी प्लस में, उसके साथ साथ प्लस में क्या करेंगे, पुरानी एसेट्स के रिप्लेसमेंट पे जो खर्चा है वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट बुलाएंगे उसे। फिर है डज नॉट शो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। नेट ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हमने डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लिया तो क्या हो गया, अब हमें नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कितने सच में कितने से बढ़ेगी हमारी कैपिटल, सच में एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता है ग्रोस, क्यों, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ऐड करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ दिखा देता है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट क्या करता है, नेट एडिशन बता देता है कि सच्ची सच्ची में कितना बड़ा होगा आपका कैपिटल स्टॉक, सच में कितना बड़ा है, बड़ा चढ़ा कर नहीं बताता, एग्जैक्ट अमाउंट बता देता है नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए नेक्स्ट, अब डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, इतना डेप्रिसिएशन हो गया ग्रोस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में, अब डेप्रिसिएशन के बारे में ही पढ़ लेते हैं, क्या होता है ये डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, ज्यादा समझने की जरूरत है भी नहीं, अपने अकाउंट्स में पढ़ा, आपको क्लियर है कि होता क्या डेप्रिसिएशन, लेकिन इतना समझिए बच्चे, इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, आपको दूसरे नाम भी याद होने चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम ये होता है, या और भी जो अभी तक पीछे तक पढ़ाए हैं। क्यों बच्चे, आपको जब नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन करने को मिलेंगे ना, तब आपको जरूरी नहीं है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे के रखा होगा, वो कभी कभी दे देता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आपको पता होना चाहिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है तो ये क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए डेप्रिसिएशन को किस नाम से भी जाना जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में लॉस, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में लॉस बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, किसकी वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर, या फिर नॉर्मल यूज करने से, रोज रोज कोई सामान यूज करेंगे धीरे धीरे उसकी कीमत कम हो जाएगी ना, कार को रोज रोज यूज चलाओगे तो उसके अंदर किलोमीटर्स बढ़ जाएंगे, जितना यूज होगी उतनी उसकी कीमत कम होती चली जाएगी। एक्सीडेंटल डैमेज, कार का एक्सीडेंट ही हो गया है ना, कोई शीशा टूट गया, कोई टायर चला गया, तो उस डैमेज से उसकी कीमत क्या होगी, कम हो गई। अब पहले जितने में थोड़ी बिकेगी बिना शीशे की कार। या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन, तो बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, आपने डेप्रिसिएशन जो अकाउंट्स में पढ़ा है उस डेप्रिसिएशन में भी आपने पढ़ा होगा कि आप जब कोई सामान को यूज करते हो तब, या फिर एक्सीडेंटल डैमेजेस या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस की वजह से भी आपकी जो फिक्स एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में कुछ न कुछ कमी आ जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है बच्चे। आज आपने 10 लाख की कार खरीदी है मान लीजिए, यूज करेंगे, 5 साल बाद बेचने जाएंगे, 5 साल बाद वो 10 लाख में बिकेगी, नहीं बिकेगी, क्यों, क्योंकि आपने कुछ तो भी यूज की होगी और यूज करते हुए कुछ ना कुछ उसको डैमेज हुआ होगा। ये एक्सीडेंटल डैमेज, कभी एक्सीडेंट की वजह से भी उसमें कुछ ऐसे कुछ नुकसान हो गया उसको जो ठीक ही नहीं किया जा सकता, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस। या फिर एक्सपेक्टेड कुछ ऑब्सोलेशंस क्या होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे। इन तीनों की वजह से अगर कोई फिक्स एसेट में वैल्यू में कोई फॉल, कोई लॉस हुआ है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस क्या होते हैं बच्चे,
एक्सपेक्टेड देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फॉल इन वैल्यू फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में फॉल, लॉस होना, गिर जाती है वैल्यू, किस वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया या डिमांड में चेंज हो गया, ये एक्सपेक्टेड में। आपको पता है आज जो आपने कार खरीदी है, कल 5 साल बाद उतने में नहीं बिकेगी, क्यों नहीं बिकेगी बच्चे, क्योंकि 5 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, या लोगों का, जैसे आज आपने कार खरीदी थी पेट्रोल वाली, अब 5 साल बाद सीएनजी को प्रेफर कर रहे हैं लोग, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, तो डिमांड चेंज हो गई ना। पहले जो पेट्रोल की कार की डिमांड थी, अब उतनी तो डिमांड नहीं रहेगी उसकी, है ना, चेंज इन डिमांड हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल चलिए ऐसे मान लीजिए, टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल मिलता है हमें शूज का, जैसे कि आज जो फैक्ट्री है वो शूज बना रही है, क्या रबर की शूज बना रही है, लेकिन कुछ सालों बाद रबर के शूज की जगह लोगों ने क्या प्रेफर किया, लेदर के शूज पहनना प्रेफर कर दिया। अब क्या हुआ, जो फैक्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये शूज बना रही थी रबर वाले, वो पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आउटडेटेड हो गई है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जूते कोई पहनेगा नहीं, तो वो यूनिट का कोई यूज ही नहीं है, वो मशीनरी से लेकर सब बर्बाद हो गया है। तो ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, आप इसको एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा फिर फ्यूचर होगा, सालों में टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, डिमांड में चेंज आ जाता है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ट्रेंड्स बदल बदल जाता है ना, तो उस वजह से जो भी वैल्यू में के फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में जो भी फॉल, जो भी लॉस होगा बच्चे, उसको हम एक्सपेक्टेड मानेंगे। अनएक्सपेक्टेड में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड नाम में देखो, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, कुछ ऐसी चीजों की वजह से आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाए, फिक्स एसेट्स के जो वैल्यू है वो गिर जाए, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल, अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुनामी आ गई या अर्थक्वेक्स आते हैं, या अर्थक्वेक आ गया, या सुनामी आ गई, है ना, या फ्लड आ गई, उस वजह से आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आ गई, मतलब आपकी फिक्स एसेट को नुकसान पहुंचा है ना। आपकी जो लैंड थी, अब अगर वहां पे एक बार आकर उधर अर्थक्वेक आकर गया, तो उसकी वैल्यू पहले जैसी नहीं रहेगी ना, क्यों, क्योंकि आपके जो भी वहां पे जो भी बिल्डिंग्स वगैरह थी, अगर बिल्डिंग की आपने वैल्यू लगाई तो बिल्डिंग की वैल्यू पहले जैसे थोड़ी मिलेगी, डैमेज होगी पूरी। तो अनएक्सपेक्टेड या टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार बदलता रहता है, डायनामिक्स है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मैक्रो वेरिएबल्स, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, डिमांड, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का टेस्ट, लोगों की प्रेफरेंस बदलती रहती है, ये सब आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन नेचुरल क्लैमिटीज इनको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये डेली होता ही रहता, होता है, इसके लिए कोई प्लान नहीं होता, ये तो होता है जब अचानक से हो जाता है ना। या कोविड आ गया था, आपने एक्सपेक्ट थोड़ी किया था, अनएक्सपेक्टेड था, इसकी वजह से जो आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आया, जो भी डिक्लाइन, जो भी फॉल हुआ, वो क्या था, वो अनएक्सपेक्टेड था। या इकोनॉमिक रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी इकोनॉमी है आपकी कंट्री की, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी ही लॉस में चली जाए, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी पूरी इकोनॉमी ही क्राइसिस में है, चीजों के दाम गिरते जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, तो उस वक्त आपकी फिक्स एसेट का दाम क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और उस किस वजह से गिरा, वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से गिरा है, वो अनएक्सपेक्टेड है, डिमांड की वजह से नहीं गिरा, वो नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से नहीं, चेंज इन डिमांड की वजह से नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं गिरा, वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से गिरा है, और वो अनएक्सपेक्टेड था। वो जो फॉल हुआ है, आपकी जो फिक्स एसेट की कीमत जो घट गई है, वो घटी किसकी वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से या नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, और ये सब चीजें अनएक्सपेक्टेड में आती, कोई तरीका नहीं है इसका। एक्सपेक्टेड में दो चीजें याद कर लो, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड। अनएक्सपेक्टेड में याद कर लो नेचुरल क्लैमिटीज और इकोनॉमिक रिसर्च, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड है वो डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, एक्सपेक्टेड है वो डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अनएक्सपेक्टेड नोट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, पार्ट नहीं होता, डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करना है। क्वेश्चन में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड भी देख के रखा होगा आपको, जब नेशनल इनकम वगैरह के क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें अनएक्सपेक्टेड अगर दे रखा है तो नहीं, उसको डेप्रिसिएशन में नहीं काउंट करना है उसको। एक्सपेक्टेड को कैसे मैनेज करते हो, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाकर हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन वहां से घटाते रहोगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना लिया जाता है, अकाउंट्स में आप बनाते हो। अगर अनएक्सपेक्टेड है उसको कैसे, आप इंश्योरेंस करा के रखते हो फिक्स एसेट्स का, आप इंश्योरेंस करा लेते हो फिक्स एसेट्स का, ठीक है, तो आपको वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी हो जाता है, आप ऐसे करके इससे बच सकते हो।
अब आगे देखिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है। मैंने बोला तो है कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है बच्चे, हमने अकाउंट्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अ प्रोविजन ऑफ फंड्स टू कॉप विद डेप्रिसिएशन लॉसेस, डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स एसेट के प्राइस में आने वाला नुकसान या जो भी डिक्लाइन, जो भी फॉल है, लॉस है, उसको रिकवर करते हैं। एक प्रोविजन होता है कि जब भी हमारे लॉस और होगा अगर फिक्स एसेट की वैल्यू में ड्यू टू डेप्रिसिएशन, हम उसको कहां से रिकवर कर लेंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। एक फंड होता है टू रिप्लेस द ओन आउट फिक्स एसेट्स। क्या करते हैं हम, हर साल डेप्रिसिएशन जो इस फिक्स एसेट पे लग रहा होगा ना, फॉर एग्जांपल इस मशीनरी पे लग रहा होगा ना, हम हर साल वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में ट्रांसफर करते रहेंगे। साल के आखिर में ये मशीनरी खत्म हो जाएगी, जो यूज कर रहे थे ये खत्म हो जाएगी, इसको कबाड़ी को बेच देंगे और ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इस पैसे से नई मशीनरी खरीद लेंगे हम। साल के आखिर में एक साथ 20 लाख लाने से अच्छा है कि जब तक एक मशीनरी हम यूज कर रहे हैं, उसी मशीनरी पे लगने वाले डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हर साल एक अलग फंड में ट्रांसफर करते रहें, और जब ये मशीनरी हमारी खत्म हो जाएगी 20 साल बाद, तो 20 साल बाद हमारे पास जो रिजर्व फंड में 20 लाख जुड़ चुका होगा, उससे नई मशीनरी खरीद लेंगे। एकदम से बिजनेस पे 20 लाख का बोझ डालने से अच्छा है कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हर साल थोड़ा थोड़ा नई मशीनरी के लिए निकालते रहे, इसीलिए इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अभी हमने पढ़ा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को किस नाम से भी जाना जाता है, डेप्रिसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में लॉस किसकी वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से होने वाले लॉस, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में होने वाले लॉस को हम डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। कैपिटल लॉस, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ओविंग टू किसकी वजह से, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। हमने अभी जो पढ़ा ना वही सेम चीजें हैं। नेचुरल क्लैमिटीज या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से कैपिटल को, जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो लॉस होगा, लॉस या जो फॉल होगा कैपिटल या फिक्स एसेट्स की वैल्यू में, उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। यानी कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से होने वाला लॉस कैपिटल लॉस कहलाएगा। ठीक है बच्चे, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से होने वाला लॉस कैपिटल लॉस होता है। डेप्रिसिएशन की वजह से होने वाला कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं उसको। देखिए स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटी मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, नो टाइम डायमेंशनल, इसमें टाइम डायमेंशनल्स नहीं होते हैं। जबकि पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। पीरियड ऑफ टाइम पर ईयर, पर मंथ, पर आवर। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेल्थ, अगर मैं बोलूं आज 1 मई 2023 को मेरे बैंक में 5 लाख है, तो ये क्या है, बैलेंस बताया मैंने इस दिन का, तो ये क्या हो गया, स्टॉक हो गया। जब टोटल डिपॉजिट की बात की तो मैंने स्टॉक की बात की। अगर मैं बोलूं कि हर पर मंथ मैं 2000 डिपॉजिट करती हूँ, पर मंथ ₹2000 डिपॉजिट कर रही हूँ अपने अकाउंट में, तो ये क्या है, फ्लो है। जहां पे पर मंथ, पर आवर, पर ईयर जैसे वर्ड्स यूज होंगे उसको फ्लो मानोगे। स्टॉक को जब एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, एक पर्टिकुलर डेट को आप बता दो एग्जैक्ट कि ये इतना वेल्थ है मेरा, या मेरे पास टोटल इतना बैलेंस, बैंक बैलेंस है, तो हम बात करते हैं स्टॉक की। जब हम वेल्थ बोलते हैं तो हम स्टॉक कहते हैं। जब हम इनकम बोलते हैं, इनकम किसको शो करती है, पीरियड ऑफ टाइम को। इनकम एक दिन की इनकम नहीं बताते, हम बताते हैं मेरी लगभग इतनी इनकम है, तो पर मंथ होती है या पर ईयर हो रही है वो, तो आप उसको फ्लो बोलोगे। अब नेक्स्ट देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बच्चे। सेक्टर्स, आप इकोनॉमी के अंदर
सेक्टर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी में क्या क्या सेक्टर्स होते हैं, तभी ना जाके हम हर सेक्टर को पढ़ेंगे और कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काम करता है वो देखेंगे। सेक्टर्स में क्या आएंगे, सबसे पहले हाउस होल्ड्स, ये पहला सेक्टर होता है। हाउस होल्ड में हम बात करें, जब हम हाउस होल्ड कहते हैं तो हम बात करते हैं कस्टमर्स की, एम्प्लॉइज की। हाउस होल्ड में आते हैं कस्टमर्स, एम्प्लॉइज वगैरह वगैरह। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, फर्म्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, प्रोडक्शन करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, फैक्टर्स देता है, कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है और क्या करता है, पेमेंट टू फैक्टर्स, जो फैक्टर्स लिए थे हाउस होल्ड के पास से उनको पेमेंट करता है, पेमेंट टू फैक्टर्स। फिर गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, टैक्स लगाता है हाउस होल्ड्स पे और प्रोड्यूसर सेक्टर्स पे भी लगाता है और उनसे रेवेन्यू वगैरह अर्न करता है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। एक्सटर्नल में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर आता है, इसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्लो ऑफ कैपिटल देखते हैं। इंपोर्ट, हमने कुछ सामान मंगवाया होगा अलग और दूसरे बाहर के कंट्रीज से। एक्सपोर्ट में हमने कंट्रीज को सामान भेजा होगा। फ्लो ऑफ कैपिटल में हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा या किसी ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया होगा। 4 सेक्टर्स हो गए। अब आ जाइए इंटरसेक्टरल फ्लोज पे। Intersectoral flows. Each sector of the economy depends on the other sector. Each sector of the economy depends on the other sector. अब आप बोलोगे कैसे, इसमें बोला इकोनॉमी का जो हर एक सेक्टर है वो हर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है बच्चे, हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट सेक्टर है वो हाउस होल्ड पे भी डिपेंड करता है और प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड करता है। हाउस होल्ड सेक्टर कैसे करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या चाहिए, गुड्स चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर्स, और ये प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पे कैसे डिपेंड करता है, फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। है ना, वर्कर्स चाहिए, लैंड चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि बिना सोसाइटी के कहा, सोसाइटी में ही तो एग्जिस्ट करता है ना प्रोड्यूसर। अब प्रोडक्शन बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सोसाइटी में कर रहा है, सोसाइटी में कर रहा है, सोसाइटी के फैक्टर्स को यूज करता है प्रोडक्शन। गवर्नमेंट का क्या रोल है, टैक्स या सब्सिडीज। इसीलिए इसी ने बोला ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर सेक्टर। समझ आया आपको, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज लेता है और प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ले रहा है। गवर्नमेंट से कैसे कनेक्टेड है, टैक्स और सब्सिडीज की वजह से गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो। अब आप देखिए रियल फ्लो, रियल फ्लो मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। रियल फ्लो में मनी की बात नहीं हो रही, रियल फ्लो में मनी की बात नहीं हो रही है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में अगर आप देखो, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म्स, गुड्स गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो गुड्स प्रोड्यूस की थी वो किसको जाकर बेचेगा, हाउस होल्ड को बेचेगा, ये कंज्यूमर का काम करेगा ना, किसी को तो बेचना पड़ेगा, अगर बेचेगा ही नहीं तो फिर प्रोड्यूसर सेक्टर की जरूरत ही क्या है। और कंज्यूमर सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को जरूरत है प्रोड्यूसर सेक्टर की, गुड्स कंज्यूम करनी है अपनी अपने कंजम्पशन के लिए। किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, अपना सामान किसको बेच रहा है, हाउस होल्ड को बेच रहा है। अब हाउस होल्ड क्या दे रहा है प्रोड्यूसर को, हाउस होल्ड दे रहा है फैक्टर्स दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज में क्या आएगा, लैंड देता है, लेबर देता है, लैंड लेबर कैपिटल देता है। कहां से मिलता है, हाउस होल्ड से ही तो मिलता है सब।
प्रोडक्शन को। प्रोड्यूसर सेक्टर कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा और बिना इनके? तो एक है वो गुड्स और जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस किया प्रोड्यूसर सेक्टर ने, वो किसको दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है उनके कंजम्पशन के लिए। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है बदले में? फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो रियल फ्लो क्या कहता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के दोनों सेक्टर्स के बीच में जो भी फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है वो कौन शो कर रहा है? रियल फ्लो शो करता है। नेक्स्ट है मनी फ्लो। मनी फ्लो, अब यहाँ पे बात होगी मनी की, पैसे की बात होगी। तो हाउस होल्ड सेक्टर, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है वो कौन खरीद रहा है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने क्या किया? खर्च किया। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। और प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया? पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड से जो पेमेंट ली थी, जो फैक्टर सर्विसेज ली थी, उनकी पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, जो फैक्टर्स की यूज किए थे हाउस होल्ड सेक्टर के, उनको पेमेंट दे दी। ये मनी फ्लो है। मनी फ्लो सिर्फ पैसे को कंसीडर करेगा। हाउस होल्ड सेक्टर पैसा किस पे खर्च कर रहा है? गुड्स पे। प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसा दे रहा है उसके गुड्स के लिए। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देता है? हाउस होल्ड को उसके फैक्टर्स के लिए पैसा दे रहा है। तो ये मनी फ्लो दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। द अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो क्या कहता है? अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। तीन फेज होती हैं सर्कुलर फ्लो की बच्चे, तीन एक्टिविटीज होती हैं कहने का मतलब है। एक होती है प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। और ये सर्कुलर क्यों होता है? क्योंकि तीनों एक्टिविटीज है ना, ये कभी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग। या किसी भी इकोनॉमी में 24 घंटे चलती रहती है प्रोडक्शन, और ये कीप ऑन चेजिंग ईच। तीन फेज होती हैं सर्कुलर फ्लो की, 3 पेजेस होती हैं, 3 एक्टिविटी होती हैं कहने का मतलब है। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, और ये नेवर एंडिंग होती है। तीनों एक्टिविटीज कभी खत्म नहीं होती, एक के पीछे एक ही चलती रहती है हमेशा। ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। ट्रिपल आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? प्रोडक्शन किसके इक्वल रहता है? हमेशा इनकम के इक्वल। इनकम किसके इक्वल? एक्सपेंडिचर के इक्वल होते हैं। तीनों एक दूसरे के इक्वल कैसे होते हैं वो आगे हम देखेंगे अभी, जब आपको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाएंगे तब। अभी के लिए आप देख लीजिए कि 3 एक्टिविटी होती हैं इकोनॉमी के अंदर। प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, इनकम होती है जनरेट, और एक्सपेंडिचर होता है। 3 एक्टिविटी होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, और ये तीनों एक्टिविटी कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले देखिए प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा तो इन पे खर्च होगा, गुड्स बिकेंगी ना, और वो जो पैसा खर्च होकर आएगा वो किसको मिलेगा? वो इनकम बनकर मिलेगा। किसको? फैक्टर्स को। इनकम जनरेट करेगा। तो इन शॉर्ट ये तीनों एक्टिविटीज चलती रहती है, हमेशा प्रोडक्शन चलता रहेगा, हमेशा उनके गुड्स की डिमांड होती रहेगी, गुड्स बिकती रहेंगी, गुड्स बिकेंगी, इनकम आएगी फैक्टर्स वालों को, जो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं फैक्टर्स, उनको इनकम मिलेगी, उनकी इनकम होगी। तो ये तीनों एक्टिविटी प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के अंदर हमेशा चलता रहेगा, और इसीलिए एक सर्कुलर फ्लो बना के रखते हैं। ये नेवर एंडिंग है, 3 फेजेस होंगी जिसमें कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, और इसीलिए ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी भी होता है। इसको ट्रिपल आइडेंटिटी भी बोलते हैं। प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम जनरेटेड इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नहीं होती। एक कंट्री अपने अंदर ही, बाहर से कोई सामान नहीं ले रही, किसी और देश से कोई मतलब नहीं है, अपने देश में पैदा किया, अपने देश में खा लिया, अपने देश का प्रोडक्शन अपने देश में यूज कर रहे हैं उन गुड्स को बस। ओपन इकोनॉमी जिसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स भी होते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी डील किया जाता है ओपन इकोनॉमी के अंदर।
अच्छा, अभी हम बच्चे देखते हैं अजम्पशंस ऑफ द मॉडल। अजम्पशन से पहले बच्चे एक बार हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को फिर से देख लेंगे। मैंने बोला था 3 पेजेस होती हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने प्रोडक्शन कर लिया, अब क्या करेंगे? अब होगा जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन जब किया तो फैक्टर सर्विसेज ली थी हमने, अब जिनसे सर्विसेज ली थी उनको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। फैक्टर की पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर है ना, अब फैक्टर्स को पेमेंट करेगा, इनकम होगी। जब इनकम इनकम होगी तो फिर एक्सपेंडिचर भी होगा, क्योंकि जिनको इनकम मिली है वो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? गुड्स कंज्यूम करेंगे, और वो एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चला जाएगा दोबारा से। एक आदमी की इनकम दूसरे का खर्चा होती है। प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए प्रोडक्शन हो गया पहला गुड्स एंड सर्विसेज का। अब जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ तो क्या होगा बच्चे? इनकम हो जाएगी। कैसे इनकम होगी? जो जिन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी थी उनको पेमेंट मिलेगी, जो एम्प्लॉयज थे उनको पेमेंट मिलेगी, तो उनके लिए वो क्या चीज हो गई? वो इनकम हो गई उनकी। तो अब वो इनकम जब हुई है तो लोगों के हाथ में आई है ना इनकम, वो क्या करेंगे? अब उस इनकम को खर्च करेंगे, डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो डिमांड किसकी करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, उनको कंज्यूम करने के लिए वो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? फिर उसी इनकम को एक्सपेंडिचर हो गया। अब वही एक्सपेंडिचर किसके पास चला गया? प्रोडक्शन वालों के पास चला गया। क्यों? उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बेची ना अपनी। जब उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड की यहाँ पे, तो ये एक्सपेंडिचर के रूप में ये दोबारा से इनकम होगी प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। एक मिनट, फिर से एक नई स्लाइड पे देखिए। फैक्ट्री है, आप इजी लैंग्वेज में देख लो। एम्प्लॉय है, और ये है शॉप। फैक्ट्री ने क्या बनाया? गुड्स बनाई। एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसको क्या दे दिया? सैलरी दे दी। ध्यान से देखो तो ये सैलरी क्या है? इनकम है एम्प्लॉय के लिए। फैक्ट्री क्या थी? प्रोडक्शन था। प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गई। फैक्ट्री जो थी वो क्या कर रही थी? एम्प्लॉय को सैलरी दी। एम्प्लॉय ने क्या किया? उसी सैलरी से शॉप पे जाके सामान खरीद लिया, गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज्ड। तो अगर देखा जाए तो ये क्या था बच्चे? ये एक्सपेंडिचर था। ये वाला, ये सामान कहां से खरीद कर लाया था? शॉप वाला फैक्ट्री से खरीद कर लाया था। तो ये दोबारा से ये क्या हुआ? ये एक्सपेंडिचर क्या बन गया? प्रोडक्शन के पास वापस चला गया। यानी कि ये पैसा घूम रहा है प्रोडक्शन के पास, या प्रोडक्शन ने क्या किया? अब और सामान बनाएगा, और सामान बनाएगा तो और सैलरी देगा, और सैलरी देगा तो दोबारा से और सामान बिकेगा, और सामान बिकेगा तो दोबारा से और प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो फिर से सैलरी देंगे, फिर से सैलरी देंगे, फिर से एक्सपेंडिचर करेंगे वो लोग जाकर, फिर से सामान खरीदेंगे। सामान खरीदेंगे किससे? दुकान से। दुकान वाला कहाँ जाएगा? फैक्ट्री के पास सामान मांगने। तो फैक्ट्री वाले फिर से और सामान बनाएंगे। तो ये ऐसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है। 3 एक्टिविटीज है और तीनों एक दूसरे को चेज करती रहती है। अब आगे देखिए, अजम्पशंस होती है इस मॉडल के। इस मॉडल के अजम्पशन से जो आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका मतलब क्या करेंगे? ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। आप अज्यूम करेंगे कि इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर 2 सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। अजम्पशन दूसरी क्या है? कोई सेविंग नहीं हो रही है। जितनी सैलरी मिल रही है ना, जितनी इनकम मिल रही है, वो टोटल इनकम क्या है? एक्सपेंडिचर है। टोटल इनकम खर्च की जा रही है, कोई सेविंग नहीं है। यहाँ पे कोई सेविंग नहीं कर रहा है, जितनी इनकम हो रही है उतने का उतना पैसा खर्च कर रहे हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। नो गवर्नमेंट सेक्टर, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, सिर्फ दो सेक्टर है, 3 लाइन में एक ही बात लिखी है, दो सेक्टर है। दूसरी बात क्या है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जितनी इनकम हो रही है उतनी की उतनी खर्च हो रही है, कोई सेविंग नहीं है। तो ये इसके 4 अजम्पशंस है बच्चे। अगर इजी लैंग्वेज में लिखना हो आपको अजम्पशंस को, तो आप कैसे लिखोगे? पहली अजम्पशन क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर प्रोड्यूसर प्लस हाउस होल्ड। दूसरी अजम्पशन क्या है? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इजी लैंग्वेज में ये दो ही अजम्पशंस है, बस उसको घुमा फिराकर 4 बना दिया गया है नंबर बढ़ाने के लिए, वरना जो सीधा सीधा मतलब है इन 4 लाइन का यही है कि दो सेक्टर है, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड है, इनकम और इक्वल टू एक्सपेंडिचर, कोई और सेविंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है, जो इनकम हो रही है वो की वो पैसा खर्च हो रहा है। अब देखिए ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या है कि वैल्यू एडेड इज कन्वर्टेड इनटू इनकम एंड इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। इस सर्कुलर मॉडल से आपको क्या समझ आया कि जो प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड कौन कर रहा था? प्रोडक्शन वाले कर रहे थे ना। प्रोडक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? इनकम में, और इनकम किस में कन्वर्ट हो गई? एक्सपेंडिचर में। वैल्यू एडेड से जो वैल्यू एडेड है वो किसने किया? प्रोडक्शन ने किया। यहाँ पे जो प्रोडक्शन ने वैल्यू एडेड किया, प्रोडक्शन ने वैल्यू एडेड किया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इनकम में, और इनकम को किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्सपेंडिचर में। ऑब्जर्वेशन ये है, जो वैल्यू एडेड था वो किस में कन्वर्ट हुआ? इनकम में, और इनकम किस में कन्वर्ट हुई? एक्सपेंडिचर में। इसीलिए क्या हो गया हमारा? प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब आगे देखिए रीजन फॉर सर्कुलैरिटी। ये सर्कुलर क्यों है? ये राउंड में क्यों बन रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और राउंड क्यों बना? क्यों? इट नेवर स्टॉप्स, कभी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? डिमांड फॉर फैक्टर सर्विसेज, प्रोडक्शन कभी नहीं रुकता। प्रोड्यूसर क्या है, वो बार बार क्या कहेगा? फैक्टर सर्विसेज की डिमांड करता रहेगा हाउस होल्ड के पास से, एम्प्लॉइज वगैरह, लैंड, लेबर की हमेशा डिमांड आएगी प्रोड्यूसर्स की तरफ से, क्योंकि फैक्ट्री में कभी प्रोडक्शन बंद नहीं हो रहा है। और जो हाउस होल्ड है वो भी हमेशा कंज्यूमर गुड्स मांगता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना बाहर से सामान खरीदे अपने घर के अंदर सर्वाइव कर सकते, नहीं, आप बाहर से मार्केट से सामान खरीदते रहेंगे। और इसी वजह से corresponding to each real flow to one direction there is a money flow from the opposite direction in two sector economy, receipts of one sector equal to payments to the other sector। जब उधर से फैक्टर सर्विसेज आएंगी तो फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट भी जाएगी, है ना। आपने टू सेक्टर इकोनॉमी देखा अभी? ये देखिए, इधर देखिए, हाउस होल्ड ने गुड्स मांगे थे, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास से गुड्स मांगे, और बदले में क्या दिया? पैसा, एक्सपेंडिचर ऑन। तो जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स दिए हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने उन गुड्स के लिए पेमेंट की, और यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया बदले में? फैक्टर सर्विसेज दी, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो गया, नहीं समझ आएगा, एक नया सा बनाएंगे। ये देखिए, ये यहां मान लीजिए ये है हाउस होल्ड, ये है प्रोड्यूसर। अब देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया? फैक्टर्स दिए। जब इसने फैक्टर्स दिए तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने बदले में क्या दिया? पेमेंट टू फैक्टर्स। फैक्टर्स को पेमेंट कर दी, सैलरी दी, जो भी दिया।
अब नेक्स्ट, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड को क्या दिया? गुड्स, और बदले में हाउस होल्ड ने गुड्स के बदले में क्या दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को? पेमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स के लिए पैसे दे दिए। यहां से प्रोड्यूसर के पास से जब गुड्स चलकर गई हाउस होल्ड के पास, तो हाउस होल्ड की तरफ से क्या आया? पैसा आया, गुड्स के लिए बदले में पैसा दिया उन्होंने। सेम उन्होंने जब हाउस होल्ड के पास से फैक्टर्स चलकर गए प्रोड्यूसर के पास, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया? पेमेंट कर दी फैक्टर्स की। तो जब भी एक रियल फ्लो में क्या बात करते हैं? हम गुड्स की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की। जब भी यहाँ से एक तरफ से रियल फ्लो गया, तो दूसरी तरफ से क्या हुआ? मनी फ्लो हुआ है। जैसे गुड्स गई तो गुड्स का पैसा आया, फैक्टर्स गए तो फैक्टर्स का पैसा आया। तो एक जगह रियल फ्लो हुआ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक मनी फ्लो भी हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चे, ये आपने देख लिया रीजन फॉर सर्कुलैरिटी, हो गया, सब हो गया। अब हम आगे जा रहे हैं, इंजेक्शंस और लीकेजेस या विड्रॉल्स की बात करेंगे अब। ये देखिए, एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन, जब हम सर्कुलर फ्लो का एक्सपेंशन बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? राइज इन द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट इन द इकोनॉमी। इट अकर्स ओविंग टू इंजेक्शन की वजह से इकोनॉमी के इनकम या आउटपुट के लेवल में जो राइज हुआ है उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जो फॉल इन द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, इकोनॉमी के इनकम और आउटपुट के लेवल में जो फॉल हुआ है लीकेजेस या विड्रॉल की वजह से, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। इकोनॉमी के लेवल में इनकम लेवल में जो राइज हुआ है इंजेक्शंस की वजह से, वो एक्सपेंशन है। इनकम लेवल में, इकोनॉमी की बात हो रही है, इनकम लेवल में जो फॉल हुआ है लीकेजेस या विड्रॉल्स की वजह से, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। इंजेक्शंस क्या होते हैं? मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आउटपुट लेवल या इनकम लेवल है इकोनॉमी का, उसको बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स, इनकी वजह से इनकम लेवल है इकोनॉमी का या आउटपुट लेवल है इकोनॉमी का, वो बढ़ जाता है और ये इंजेक्शंस कहलाते हैं। या लीकेजेस या विड्रॉल्स की अगर बात करें तो लीकेजेस विड्रॉल्स होते हैं मैक्रो वेरिएबल्स जिनकी वजह से राइज इन द लेवल ऑफ विच, अगर ये मैक्रो वेरिएबल्स को बढ़ा दिया, लीकेज बढ़ा दोगे तो क्या होगा? फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो लेवल ऑफ आउटपुट है या लेवल ऑफ इनकम है उसमें फॉल, वो कम हो जाएगा, गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग, गवर्नमेंट टैक्सेस, इम्पोर्ट्स। लीकेज का मतलब देखो, अगर टंकी रखी है मानो पानी की, उसमें लीकेज है, टैप में धीरे धीरे पानी गिर रहा है, धीरे धीरे क्या होगा? पानी का लेवल गिर जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, अगर इकोनॉमी के अंदर कोई लीकेज हो गया है तो क्या होगा? धीरे धीरे इनकम का या आउटपुट का लेवल गिर जाएगा। कैसे बच्चे? गवर्नमेंट ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाया, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगी, एक्सपोर्ट्स हो जाता है, हमारी इनकम बाहर के विदेशी लोगों ने ज्यादा सामान खरीदा है हमारी कंट्री का, तो हमारी कंट्री में क्या आएगा? बाहर से पैसा आएगा। बाहर से पैसा आ रहा है फॉरेन से, तो क्या हो रहा है? हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की फॉरेन में ज्यादा डिमांड होगी ना, बाहर जाकर भी बेचा है हम लोग। क्या हो गया? इंजेक्शन हो गए, कंट्री के अंदर क्या आ गया है? इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक तरह से। गवर्नमेंट अगर कंज्यूम कर रही है, गवर्नमेंट कंज्यूम कैसे करेगी? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू ना, कोई रोड का प्रोजेक्ट है, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होता है, या इन्वेस्ट कर दे रही है कंट्री के अंदर, इन्वेस्ट कर दिया कोई नई गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू है, जैसे भी किया है, ये पैसा गवर्नमेंट ने एक तरह से इकोनॉमी के अंदर डाल दिया है। ये पैसा इकोनॉमी के अंदर डल गया। इकोनॉमी के अंदर पैसा डलने का क्या मतलब है? अब क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा परचेसिंग पावर रहेगी, वो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, तो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फैक्टर्स की पेमेंट बढ़ती है, तो फैक्टर्स को इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, डिमांड करने लगते हैं। इंजेक्शंस में राइज, इंजेक्शंस के बढ़ने का मतलब क्या है? डिमांड फॉर गुड्स के, जो गुड्स है ना, जो डिमांड है गुड्स की वो बढ़ जाएगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अगर सेविंग्स
करने लग गए, लोग खर्च नहीं करेंगे, पैसा बचा लेंगे, तो क्या होगा लीकेज में? देखिए अगर लोग सेविंग करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो क्या होगी? डिमांड कम हो जाएगी हमारी सामान की डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जब सामान बिकेगा ही नहीं तो फैक्ट्रीज बनाएंगी ही नहीं। अब प्रोडक्शन की डिमांड कम होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन ही घट जाएगा, कंट्री के अंदर से प्रोडक्शन घट जाएगा। गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देगी, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी तो क्या होगा? अब क्या होगा? इनकम कम रह जाएगी लोगों के पास में, इनकम कम होगी, वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इंपोर्ट कर लिया हमने, अपने यहाँ का सामान बिक ही नहीं रहा, बाहर से इंपोर्ट करे तो यहाँ का सामान क्या होगा? और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्या सोचेगा फैक्ट्री वाला? पिछला सामान नहीं बिक रहा है, अब क्या और नया बनाकर क्या करना है? पड़ा रहने दो। तो क्या होगा? ऐसे करके हमारी इकोनॉमी का लेवल कम हो जाएगा। अभी आपको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ प्रोडक्शन और कैसे जुड़े हुए हैं। प्रोडक्शन, ये बच्चे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और बार बार पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में घूम कर आने वाले हैं। यहाँ पे कौन होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे हम फैक्ट्री की बात कर लेंगे और एक्सपेंडिचर में हम हाउस होल्ड सामान खरीदने चला जाता है। तो जब कंट्री के अंदर आप देखिए अगर लोगों के पास इनकम ही कम हो जाएगी, अगर मेरी सैलरी कम है तो क्या होगा? मेरी डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो क्या होगा? मैं सामान कम खरीदूंगी, सामान कम खरीदूंगी तो क्या होगा? फैक्ट्री में सामान कम बनेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? अगली बार से इनकम और कम हो जाएगी। क्यों? प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे? फैक्ट्री क्या करेगी? अब सामान बनाएगी नहीं, कि हमें जब बिक ही नहीं रहा है तो क्यों बनाए, जब बिकेगा ही नहीं तो क्यों बनाएंगे, सोचकर वो नहीं बनाएंगे तो सैलरी और कम हो जाएगी बच्चे। क्यों? प्रोडक्शन काम तो हो नहीं रहा है फैक्ट्री में, वर्कर्स को रखकर क्या करेंगे? वो सैलरी भी नहीं मिलेगी, वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, इनकम और कम हो जाएगी, इनकम और कम होगी, सैलरी कम होगी, सैलरी कम होगी, अगली बार और ज्यादा डिमांड कम कर देंगे, और डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन और भी ज्यादा कम हो जाएगा, धीरे धीरे करके इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए इंजेक्शंस डाले जाते हैं। इंजेक्शंस में क्या होता है? अगर सैलरी बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल सैलरी बढ़ गई, मेरे पास परचेजिंग पावर बढ़ गई, मेरी खरीदने की ताकत बढ़ गई है, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं खर्च करने के लिए, अब तो मैं क्या करूंगी? डिमांड ज्यादा करूंगी, सामान की डिमांड हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। डिमांड ज्यादा होगी तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे? प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा कंट्री के अंदर तो इनकम बढ़ेगी, कंट्री के अंदर फैक्टर्स को इनकम मिलती है ना, वर्कर्स को वगैरह को इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो वो अब लोगों के पास में इनकम बढ़ गई है तो क्या करेंगे? ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे मतलब ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन फिर से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे करके ये इंजेक्शंस का काम होता है ये वाला, और ये जो नीचे जो गिरता जा रहा था ना इकोनॉमी, ये लीकेजेस की वजह से। अब आपको समझ आ गया इंजेक्शंस क्या कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर और लीकेजेस क्या कर सकते हैं और कैसे प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के लिए, एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए डाउट्स में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।